एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारा लीड कैरेक्टर क्रोनो दिखाया जाता है, जो अपने क्लास टीचर और क्लास की बाकी लड़कियों को बिना कपड़ों की इमेजिन करने लगता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है और उसे हार्ड होता हुआ देखकर क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। इसीलिए वो निराश होकर घर जाता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और बोलती है, बेटा परेशान करने के लिए माफ करना, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो इंडिया जाने के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है? क्रोनो मन में बोलता है, क्या परेशानी है यार, ये बूढ़ी औरत किसी और से नहीं पूछ सकती थी क्या? मुझे नहीं लगता ये सही प्लेटफॉर्म है, और इन्हें समझाने में कौन अपना टाइम वेस्ट करे, मैं बस बोल देता हूँ हाँ ये सही प्लेटफॉर्म है। ये सोचकर वो उस बूढ़ी औरत से बोल देता है, हाँ ये सही प्लेटफॉर्म है। और तभी अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट को सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। क्रोनो बोलता है, हाँ तो क्या हो गया, मैंने आपसे झूठ बोला, दूसरों के भरोसे बैठने से अच्छा ये सब आपको खुद पता लगा लेना चाहिए। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और क्रोनो को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्रोनो के बगल में एक लंबा सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है और उस लंबे से लड़के को देखकर क्रोनो मन में बोलता है, हे ये तो काटो है ना? हाँ ये काटो ही है, जब हम दोनों दोस्त थे तो ये बिल्कुल बच्चे की तरह दिखता था, ये तो शायद भूल भी गया होगा मैं कौन हूँ। हम दोनों का पूरा बचपन साथ ही में बीता है, मैंने अपने बचपन का मोस्टली टाइम इसके साथ ही बिताया है। पर तभी एक नशेड़ी आदमी रेलवे ट्रैक पर गिरकर बेहोश हो जाता है और प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोई भी इंसान उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और ये आस लगाकर बैठे होते हैं कि कोई और जाकर उस आदमी की मदद कर देगा, हमें चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई मदद नहीं किया तो शायद आज हमें ऐसी लाश देखने को मिले जो 2 हिस्सों में बटी हो। हमने सिर्फ मूवीज में ही ऐसी लाश देखी है, रियल लाइफ में नहीं। पर तभी काटो फैसला करता है कि अगर कोई और उस आदमी की मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगा, और उसे देखकर क्रोनो मन में बोलता है, ये बेवकूफ कूल बनने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रैक पे जाके क्या ही कर लेगा। और उतने में काटो रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है और काटो को रेलवे ट्रैक पर देखकर वहाँ मौजूद बहुत से लोग अपने मन में ये सोचने लगते हैं, अरे वाह अब हमें 2 लाश देखने को मिलेगी। और वहीं बचे हुए लोग ये सोचते हैं कि ये लड़का बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। पर तभी काटो जाकर उस नशेड़ी आदमी को उठाने की कोशिश करने लगता है और क्योंकि वो नशेड़ी आदमी बहुत ज्यादा भारी था इसीलिए उसे अकेले नहीं उठा पा रहा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाकर बोलता है, कोई नीचे आओ और मेरी मदद करो, क्या तुम सब वहाँ खड़े खड़े बस हमें मरता हुआ देखोगे, नीचे आओ और हमारी मदद करो। और उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग मन में बोलते हैं, कोई पागल ही होगा जो अपनी जान को खतरे में डालेगा। तभी काटो बोलता है, हे क्रोनो कम से कम तुम तो मेरी मदद करो। और काटो के बोलते ही वहाँ खड़े सभी लोग क्रोनो को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हे लड़के तुम यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें मदद के लिए बुला रहा है, जाओ उसकी मदद करो। और इसीलिए क्रोनो को मजबूरी में ना चाहते हुए भी काटो की मदद करने जाना पड़ता है। जिसके बाद काटो और क्रोनो मिलकर उस नशेड़ी आदमी को उठाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी अनाउंसमेंट होती है, अगली ट्रेन जल्दी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और ये सुनकर काटो और क्रोनो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से उस आदमी को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद वो दोनों उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर से हटा देते हैं और उतने में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। और ट्रेन को देखकर काटो बोलता है, क्रोनो भागो, ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पे रुकना है, इसीलिए उसकी रफ्तार धीमे हो जाएगी, अगर हम दोनों ट्रेन से ज्यादा दूर भाग पाए तो हम शायद बच सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों ट्रेन से दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं और वो ट्रेन स्लो नहीं होती है और उन दोनों को उड़ा देती है। और वो टक्कर इतनी जोरदार होती है कि क्रोनो और काटो दोनों का सर उनके बॉडी से अलग हो जाता है और उनके कटे हुए सिर को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग फोटो लेने लगते हैं। और अपने बची हुई होश में क्रोनो उन सबको देखकर बोलता है, तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो, यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है। और इतना बोलकर वो मर जाता है। जिसके बाद काटो और क्रोनो दोनों खुद को एक रूम में पाते हैं जिसमें पहले से 6 लोग और एक कुत्ता होता है। अभी क्रोनो बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हम सब मर चुके हैं और ये हेवन है, क्योंकि कुछ पल पहले ही हॉस्पिटल में मेरा कैंसर का इलाज हो रहा था और दूसरे पल मैं खुद को यहाँ पाता हूँ और अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, हम सब हेवन में है। क्रोनो बोलता है, मैंने भी देखा था कि मेरा सर बॉडी से अलग हो गया था और यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी काटो कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और उसे देखकर एक आदमी बोलता है, वो दरवाजा नहीं खुलेगा और न ही हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, अगर हम बाहर जा सकते तो हम इस कमरे में थोड़ी न बैठे होते। क्रोनो बोलता है, तो कैसा रहेगा कि हम शोर मचाए, हो सकता है नाइबर सुन ले। वो आदमी बोलता है, कोई फायदा नहीं, हमारी आवाज बाहर नहीं जाती है। और वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन में एक आदमी उस नशेड़ी आदमी को उठाकर बोलता है, उठो, तुम्हें बचाने के चक्कर में 2 बच्चों ने अपनी जान खो दी। और वो नशेड़ी आदमी बिना कोई परवाह किए वहाँ से चला जाता है। तभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद बाकी लोग देखते हैं कि काटो और क्रोनो की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है और वहाँ कहीं खून भी नहीं गिरा है। और ये सब देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं रूम में चश्मे वाला आदमी बोलता है, कैसा रहेगा कि हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि हम सब की जान कैसे गई। मेरा नाम यामाडा है, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूटर चला रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं यहाँ आ गया। क्रोनो बोलता है, मैं क्रोनो हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी जान इसके वजह से गई है। काटो बोलता है, मेरा नाम काटो है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई है। ये सुनकर क्रोनो मन में बोलता है, जरा देखो इसे, ये कितनी कैजुअली बात कर रहा है, इसे जरा से भी शर्म नहीं है कि इसकी वजह से मेरी जान चली गई, इसे देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा नाम गौरव सुजुकी है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, तुम लोगों ने मेरे बारे में सुना होगा। तभी यामाडा ब्राउन हेयर वाले लड़के से उसका नाम पूछता है और वो लड़का अपना नाम नहीं बताता है। जिसके बाद उसके बगल में बैठा लड़का बोलता है, मेरा नाम नीसी है, मेरी जान बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से गई थी। जिसके बाद यामाडा पिंक टी शर्ट वाले आदमी से उसका नाम पूछता है पर उसकी जगह व्हाइट कोट वाला आदमी बोलता है, उसका नाम याकुजा है और मेरा नाम मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ। अभी काटो क्रोनो से बोलता है, क्रोनो तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो, पहले तुम बहुत ज्यादा एथलेटिक और अग्रेसिव हुआ करते थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक लीडर जैसी थी, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम्हें याद है कैसे हम लोग साथ में पकड़म पकड़ाई खेलते थे और तुम इतनी
तेज भागते थे कि मैं तुम्हें कभी पकड़ ही नहीं पाता था। तुम तो पूरे सीढ़ियों को भी एक छलांग में कूद जाते थे। और हाँ, एक बार जब कुछ लड़के तुम्हें मारने आए थे तो तुम बहुत ही कूल तरीके से खुद को बचाने के लिए ब्रिज से चलते हुए ट्रक पर कूद गए थे। वो सब बहुत कूल था और इसलिए मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा बनना चाहता था और यही वजह है कि मैं तुम्हारे तरह बनने की कोशिश करने लगा। ये सुनकर क्रोनो मन में बोलता है, अच्छा तो तुम कह रहे ये चाहते हो कि तुम ऐसी मेरे वजह से हो। तभी उन लोगों के सामने धीरे धीरे किसी का पैर अपीयर होता है और पैर अपीयर होने के बाद धीरे धीरे उन लोगों के सामने एक बिना कपड़ों की लड़की अपीयर हो जाती है और उस लड़की की बॉडी अपीयर होने के बाद वो बिना कपड़ों की लड़की क्रोनो की बाहों में गिर जाती है और उस बिना कपड़े की लड़की को देखकर क्रोनो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे किस करने लगता है और उसे देखकर काटो बोलता है, क्रोनो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्रोनो बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं इस लड़की को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसके बाद उस लड़की को होश आता है और उस लड़की को होश आते ही याकुजा जबरदस्ती उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और उस लड़की की चीख सुनकर काटो याकुजा के पास जाता है और उसका गला पकड़कर बोलता है, अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और याकुजा मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए काटो अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और बोलता है, बोलो तुम उस लड़की को दोबारा नहीं छूओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याकुजा बोलता है, अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो काटो को धक्का देकर वापस कमरे में चला जाता है और क्रोनो उस लड़की को घूरता ही जा रहा था और क्रोनो को देखकर काटो अपना जैकेट उतारकर उस लड़की को दे देता है और बोलता है, इसे पहन लो, नहीं तो मैं खुद भी अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। जिसके बाद वो क्रोनो को लेकर कमरे में वापस जाता है और उन दोनों के कमरे में वापस जाते ही कमरे में रखे ग्रीन बॉल में लिखकर आने लगता है कि तुम सबकी पिछली लाइफ अब खत्म हो गई है और तुम्हारे इस नई लाइफ के साथ क्या होगा उसका फैसला मैं करूंगा। तुम्हारा पहला टास्क है इस ग्रीन अनियन एलियन को मारना। ये रही उस एलियन की फोटो और उस फोटो के अपीयर होने के बाद वो ग्रीन बॉल दोनों तरफ से खुल जाता है और उसके एक तरफ बहुत सारे गन होते हैं तो दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट के नाम के बॉक्स और बीच में एक बेहोश आदमी होता है और उस आदमी को देखकर ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बोलता है, अरे यार इसके अंदर तो एक आदमी है और ये आदमी बिल्कुल असली दिख रहा है। जिसके बाद वो सभी उस बॉल में रखे गन को उठा लेते हैं और ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का उस गन को यामाडा पर चला देता है और यामाडा को कुछ नहीं होता है। इसलिए उन सबको लगने लगता है कि ये सारी गन्स नकली है। तभी क्रोनो बोलता है, काटो देखो यहाँ हम सभी के नाम के बॉक्स है। जिसके बाद वो सभी अपने अपने नाम के बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर सभी के नाप का सूट होता है और क्योंकि वो सूट दिखने में बहुत ज्यादा अजीब था इसलिए बहुत से लोग उसे पहनने से मना कर देते हैं और नीचे उस सूट को पहन लेता है। जिसके बाद एक एक करके रूम में मौजूद सभी लोग कहीं और टेलीपोर्ट होने लगते हैं और ये देखकर क्रोनो जल्दी से वो सूट पहनने की कोशिश करने लगता है पर वो सूट पहन पाता उससे पहले ही वो बिना कपड़ों के टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ सभी लोग क्रोनो को बिना कपड़े के देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसीलिए शर्म की वजह से क्रोनो साइड में जाकर अपना सूट पहन लेता है और बाहर जाने के बाद वो सभी लोग एलियन को ढूंढने की जगह अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी नीसी बोलता है, अर्थ पर कुछ बहुत बुरे एलियंस रहते हैं जिनके बारे में इंसानों को नहीं पता है और हम सभी को एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हायर किया गया है, इसीलिए हमारा जॉब है कि हम उन एलियंस को मारें। सुजुकी बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बच्चे, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और न ही गवर्नमेंट के पास इतने पैसे है, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। नीसी बोलता है, तुम विश्वास नहीं करना चाहते तो मत करो, पर मैंने सुना है कि हर एलियन को मारने के लिए $10 बिलियन मिलेंगे। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे पापा कैबिनेट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के टॉप ऑफिसर हैं। पॉलिटिशियन गारो सुजुकी बोलता है, हाँ मैंने भी सुना तो है कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो में नीसी नाम का एक ऑफिसर है जो बिल्कुल चाकू की तरह तेज है और उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती है। ये सुनकर वो व्हाइट कोट वाला आदमी बोलता है, अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो मैं $10 बिलियन के लिए एलियन क्या किसी की भी जान ले सकता हूँ। नीसी बोलता है, तो फिर ठीक है, ये रहा उस एलियन का लोकेशन। क्रोनो बोलता है, तुम चाहे जो भी बोलो पर मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है। नीसी बोलता है, उस रूम में टेलीपोर्ट होने से पहले तुम्हारे पास एक बुरी औरत नहीं आई थी तुमसे बात करने। ये सुनकर क्रोनो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यामाडा बोलता है, लगता है ये सब सच है, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है, हमें जल्दी से लोकेशन पर जाना चाहिए। ये बोलकर वो सभी लोकेशन पर जाने लगते हैं और पॉलिटिशियन बोलता है, ये सब बेवकूफी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपने घर जाने लगता है और जब वो टेलीपोर्टेशन एरिया से 1 किलोमीटर दूर जाता है तो उसका सिर एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और वहीं दूसरी ओर क्रोनो काटो से पूछता है, एक काटो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी उनके साथ जाना चाहिए? पर उतने में वो सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ सच में एक छोटा सा एलियन होता है और वो एलियन बार बार बोल रहा होता है, मुझे ग्रीन अनियन दो, मुझे ग्रीन अनियन दो। और ये बोलते बोलते वो ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के ऊपर अपना म्यूकस गिरा देता है। ये देखकर वो लड़का गुस्से में उस एलियन को शूट करने वाला होता है। तभी वो गन के स्कैन में देखता है कि उस एलियन की बॉडी में तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोन्स है और उन बोन्स को देखकर वो शूट करने से रुक जाता है। तभी वो एलियन याकुजा पर भी अपना म्यूकस गिरा देता है। इसीलिए गुस्से में याकुजा उस एलियन को हाथ से उठाकर मारने वाला होता है पर वो एलियन याकुजा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और वो सभी आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और भागते भागते वो एलियन काटो और क्रोनो के सामने से भी गुजरता है। इसलिए उन आदमियों के साथ साथ वो तीनों भी उसका पीछा करने लगते हैं और आखिर में वो एलियन डेड एंड की वजह से फंस जाता है और उसे रुका हुआ देखकर वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का तुरंत उसे शूट कर देता है और उस एलियन को कुछ नहीं होता है। इसीलिए ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का मन में बोलता है, क्या बकवास चीज है ये। तभी थोड़ी देर बाद वो दीवार ब्लास्ट हो जाती है जहाँ पर उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के ने शूट किया था और उस ब्लास्ट को देखकर ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बोलता है, ये थोड़ा लेट असर करता है पर धमाका बहुत जोरदार है। तभी वहाँ यामाडा, याकुजा और फोर्ट वाला आदमी भी आ जाता है और उस एलियन को कॉर्नर करके
उसे शूट करने वाले होते हैं। तभी याकुजा बोलता है ये गन चलती कैसे है। यामाडा बोलता है इस गन में 2 ट्रिगर है, जब तुम दोनों को साथ में दबाओगे तभी ये काम करेगी। और उतने में वो छोटा एलियन अपने नाखूनों से याकुजा के पैर में स्क्रैच मार देता है और ये देखकर वो तीनों एक बार में उस एलियन को शूट कर देते हैं। और शूट करने के थोड़ी देर बाद उस छोटे एलियन का लेफ्ट हैंड ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलियन दर्द में छटपटाने लगता है। और थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद वो रोते रोते अपना ग्रीन अनियन उठाता है और बोलता है मेरा ग्रीन अनियन ले लो, मेरा ग्रीन अनियन ले लो। और उतने में उसका राइट हैंड और दोनों पैर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। और ये सब देखकर काटो गुस्से में बोलता है तुम लोग एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर याकुजा उसे इग्नोर करके उस एलियन के सिर में भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का सर भी ब्लास्ट हो जाता है। और उस छोटे एलियन की ऐसी हालत देखकर काटो रोने लगता है। तभी एक बड़ा सा क्रिएचर ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के पीछे अपीयर होता है और वो क्रिएचर ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बीच से फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का मर जाता है। और वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा क्रिएचर उस छोटे एलियन का डैड होता है और वो बड़ा एलियन अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। तभी याकुजा उस बड़े एलियन का कॉलर पकड़कर बोलता है घूर क्या रहा है साले। ये बोलकर वो अपने सर से जोर से उस एलियन के सर पे मारता है और उस एलियन को कुछ नहीं होता है, बल्कि याकुजा का सर फट जाता है। जिसके बाद वो एलियन याकुजा को उसके सिर से पकड़कर उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए डर की वजह से यामाडा उस एलियन पर शूट कर देता है और वो एलियन याकुजा के बॉडी से खुद को डिफेंड कर लेता है, जिसकी वजह से वो गोली याकुजा को लग जाती है और याकुजा की पूरी शरीर कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाती है और याकुजा मर जाता है। जिसके बाद वो बड़ा एलियन यामाडा और व्हाइट कोट वाले आदमी पर अटैक करने जाता है। इसीलिए यामाडा और वो आदमी डर के उस एलियन पर बार बार शूट करने लगते हैं और वो एलियन उन सभी गोलियों को डॉज करके यामाडा और उस आदमी का दोनों हाथ उनके शरीर से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से यामाडा और वो आदमी मर जाते हैं। और उन दोनों के मरने के बाद वो एलियन काटो, क्रोनो और उस लड़की को घूरते घूरते आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर वो तीनों डर कर अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। तभी काटो बोलता है कुछ भी करो पर भागना मत, नहीं तो ये तुम पे तुरंत अटैक कर देगा। हे बड़े एलियन, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, तुमने अपना बेटा खोया है, मेरा विश्वास करो मैं उसे बचाना चाहता था। क्रोनो बोलता है काटो उसे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, पागल वहाँ से भागो नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। और उतने में वो एलियन सच में काटो के ऊपर अटैक कर देता है और काटो उसके अटैक को डॉज करके उसे शूट करने वाला था। और काटो अपने सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से उस एलियन को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसे देखकर क्रोनो बोलता है काटो तुम क्या कर रहे हो, उसे शूट करो। वो लड़की बोलती है तुम क्यों नहीं उसे शूट कर देते हो, शूट करो नहीं तो वो काटो को मार डालेगा। और क्रोनो भी उसे शूट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद वो एलियन बार बार काटो पर अटैक करने लगता है और उसके अटैक से बचने के चक्कर में काटो खाई में गिर जाता है और उसके गिरने के बाद एलियन क्रोनो और उस लड़की को घूरने लगता है और उसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते वो लड़की बोलती है तुमने उस समय एलियन को शूट क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से हो सकता है काटो मर गया हो। क्रोनो मन में बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, क्या मैंने सच में काटो को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे पर ऐसे समय में कैसे कोई इंसान खुद की जगह किसी और के बारे में सोचे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो देखता है कि वो बड़ा एलियन और तेज भागने लगा है और उसे देखकर क्रोनो डर में चिल्लाने लगता है कोई तो पुलिस को कॉल करो। और तभी एक फास्ट कार आकर उस एलियन को टक्कर मार देती है। जिसके बाद उस कार का ड्राइवर बाहर आकर बोलता है यार हमारी गाड़ी किसी न किसी चीज से तो टकराई थी और यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो एलियन वहीं जमीन पर लेटा होता है, इसका मतलब नॉर्मल इंसान उस एलियन को नहीं देख पा रहे थे। तभी क्रोनो उन दोनों आदमियों के पास आता है और उनसे बोलता है क्या मैं आपका सेलफोन यूज कर सकता हूँ। और वो दोनों आदमी ना तो उसे सुन पा रहे थे ना ही उसे देख पा रहे थे और उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके बगल में कोई खड़ा है। इसीलिए वो अपने दोस्त से बोलता है अरे यार यहाँ कुछ तो है पर मुझे दिख नहीं रहा है। और उतने में उस एलियन को होश आ जाता है और होश आते ही वो सबसे पहले उस कार को तोड़ता है और कार को तोड़ने के बाद वो दोबारा से उस लड़की और क्रोनो को चेस करने लगता है और अपने कार को तोड़ता हुआ देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वही भागते भागते क्रोनो और वो लड़की डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एलियन से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। और उस एलियन से लड़ने से पहले क्रोनो अपने बचपन की बात सोचने लगता है कि बचपन में मैं किसी भी मुसीबत से डरता नहीं था और उसका डर कर सामना करता था और बड़ा होने के बाद मैं एकदम लूजर बन गया, मुझे खुद को दोबारा वैसा ही बनाना होगा। ये बोलकर वो एलियन के अटैक को बिल्कुल वैसे ही डॉज करता है जैसे वो बचपन में डॉज करता था और डॉज करने के बाद वो एलियन को उस लड़की से दूर ले जाने की कोशिश करने लगता है और वो जितना अपने बॉडी पर एफर्ट डाल रहा था उतना ही उसका सूट उसे पावर प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से क्रोनो बहुत ज्यादा तेज और एथलेटिक बन गया था और उसकी एथलेटिक स्किल सूट की वजह से सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच चुकी थी। पर वो एलियन भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयारी नहीं था और आखिर में वो क्रोनो को चेस कर लेता है और तभी अचानक से काटो पीछे से आकर उस एलियन का गला पकड़ लेता है और बोलता है क्रोनो भागो। और वो एलियन अपने नोखीले नाखूनों से काटो के हाथ का नस काट देता है और नस काटने के बाद वो काटो का सर काटने वाला होता है और तभी क्रोनो की इमोशन की वजह से उसका सूट उसे और भी ज्यादा पावर दे देता है और उस पावर का यूटिलाइज करके क्रोनो जाकर उस एलियन का दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके लेफ्ट हैंड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो एलियन क्रोनो का सर पकड़कर जोर से दबाने लगता है और क्रोनो फ्यूरियस होकर लगातार उस एलियन को मारने लगता है और वो उस एलियन को इतना ज्यादा मार देता है कि वो एलियन अपनी हार मान लेता है। तभी काटो
बोलता है कुरोनो उसे मारना बंद करो, उसने अपनी हार मान ली है और वैसे भी गलती हमारी थी, हमने उसके बेटे की जान ली है। पर तभी हम देखते हैं कि एक इनविजिबल मैन उस एलियन पर गन चलाकर उसे ट्रैप कर देता है और उस एलियन के ट्रैप होने के बाद हम देखते हैं कि वो इनविजिबल मैन नीसी होता है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है कहाँ थे तुम? नीसी बोलता है मैं हमेशा से यही था और इनविजिबल होकर तुम सबको मरता हुआ देख रहा था, तुमने बहुत मेहनत की है इसीलिए मैं इस बार तुम्हें पॉइंट ले जाने देता हूँ, इस एलियन को उस गन से मारो। कुरोनो बोलता है क्यों, क्या होगा जब मैं इस गन से उस एलियन को मारूंगा? नीसी बोलता है सवाल करना बंद करो और उसे शूट करो। कुरोनो बोलता है पर अगर मैं इसे इस गन से मारूंगा तो वो मर जाएगा। नीसी बोलता है और नहीं तो क्या, तुम्हें वही तो करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार शूट तो करके देखो, तुम्हें इसे मरता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सोच क्या रहे हो, इसने सभी को मार डाला है, यहाँ तक तुम्हारे दोस्त को भी, जल्दी करो और इसे मारो, ये तो इंसान भी नहीं है। मुझे पता है तुम मेरी तरह हो जिसे लोगों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने तुम्हें कमरे में देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरे तरह हो। सच सच बताना तुम नहीं चाहते हो ये एलियन तड़प तड़प की मरे? कुरोनो बोलता है बस करो, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मैं किसी भी जिंदा चीज को नहीं मार सकता हूँ। नीसी बोलता है अच्छा तो तुम भी उतना बहादुर नहीं निकले जितना मैंने तुम्हें सोचा था, और मुझे पता है अंदर से सभी इंसान हैवान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जब कभी भी एक्सीडेंट होता है लोग इकट्ठा होकर एक्सीडेंट को देखने लगते हैं और वहाँ खड़े लोगों में से कोई भी विक्टिम को बचाने के बारे में नहीं सोचता है। वो सभी सोचते हैं कि अरे वाह आज हमें खून देखने को मिलेगा, अरे वाह आज हमें किसी की लाश देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि मर्डर और एक्सीडेंट जैसे न्यूज को भी बहुत ज्यादा रेटिंग मिलती है क्योंकि हर इंसान दूसरों को मरता हुआ देखना चाहता है। और वैसे भी मेरे लिए मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। कुरोनो बोलता है तुम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हें नहीं पता है लाइफ कितनी कीमती होती है। नीसी बोलता है अगर तुम इस एलियन को 1 घंटे के अंदर नहीं मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। खैर तुम्हें चीजें समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सोचा था कि मैं इस बार तुम्हें पॉइंट ले जाने दूंगा पर तुम नहीं चाहते हो तो मैं खुद ही इस एलियन को मार डालता हूँ। ये बोलकर नीसी उस एलियन को एक स्पेशल गन से मार देता है और उस गन के शूट करने के बाद ही आसमान से कुछ लेजर्स आते हैं और उस एलियन को इरेज करने लगते हैं। और उस एलियन की इरेज होने के बाद नीसी बोलता है ये एक अलग तरह की गन है जो एलियंस को मार के उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है। कुरोनो बोलता है ट्रांसपोर्ट कर देता है पर कहाँ? नीसी बोलता है ऊपर आसमान में कहीं, मुझे नहीं पता। कुरोनो बोलता है लगता है तुम्हें इस गेम के बारे में सब पता है। नीसी बोलता है सब नहीं, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा। कुरोनो बोलता है तो हमें बताओ अब आगे क्या होगा? नीसी बोलता है सबसे पहले हम सभी बचे हुए लोग रूम में वापस टेलीपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। कुरोनो बोलता है क्या कहा, हम सब घर जा सकते हैं? सच में? पर हम सब तो मर चुके हैं ना। नीसी बोलता है हम सब आधा मरे हैं, पूरा नहीं, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तभी वो बिना कपड़ों वाली लड़की काटो को इंजर्ड देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है हे हम इसे वापस जिंदा नहीं कर सकते हैं। नीसी बोलता है नहीं, सिर्फ वही लोग रूम में वापस जाएंगे जो जिंदा होंगे। वो लड़की बोलती है हो सकता है काटो अभी मरा नहीं हो, हे काटो उठो ना, हम घर जा सकते हैं, प्लीज उठ जाओ। नीसी बोलता है अगर इसमें थोड़ी सी भी जान बची होती तो ये रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद बिल्कुल सही हो जाता, पर लगता है ये मर चुका है। और नीसी के बोलते ही नीसी रूम में टेलीपोर्ट होने लगता है और उसे टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर कुरोनो और जोर जोर से काटो को हिलाने लगता है और बोलता है हे काटो उठो, और काटो नहीं उठता है और वो दोनों उसके बिना ही रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उन दोनों के टेलीपोर्ट होने के बाद हम देखते हैं कि काटो में भी थोड़ी सी जान बची होती है, इसीलिए वो भी रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। और रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद काटो बोलता है ये सब क्या हो रहा है और वो ग्रीन एलियन कहाँ गया? कुरोनो बोलता है वो ग्रीन एलियन मर गया, अब हम सब घर जा सकते हैं। तभी वो ग्रीन बॉल उन सबको उनका स्कोर दिखाता है और वो सबसे पहले डॉग का स्कोर दिखाता है जो 0 होता है, जिसके बाद वो उस लड़की और काटो का भी स्कोर दिखाता है और उन दोनों का स्कोर भी 0 होता है, जिसके बाद वो स्पेयर नीसी का स्कोर दिखाता है और नीसी ने 3 पॉइंट स्कोर किया था और उसके स्कोर के नीचे लिखा था इन पॉइंट्स के साथ तुम्हारे 90 पॉइंट्स हो गए, अब तुम्हें बस 10 पॉइंट्स और चाहिए। जिसके बाद वो बॉल कुरोनो का भी स्कोर दिखाता है और कुरोनो का भी स्कोर 0 होता है और उसके स्कोर के नीचे लिखा होता है तुम हर समय मिस मेलन्स के मेलन को देख रहे थे, तुम्हें उन मेलन्स की जगह एनियस पर ध्यान देना था। ये पढ़कर वो लड़की जल्दी से कुरोनो से दूर भाग जाती है और जाके काटो के पीछे छुप जाती है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है ऐसा नहीं है, ये स्पेयर झूठ बोल रहा है। तभी नीसी वहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है ए तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है, हमें बताओ ये सब क्या है और तुम असलियत में कौन हो और तुम्हें इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? नीसी बोलता है मैं भी तुम्हारे तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस कमरे में पहली बार 1 साल पहले आया था मरने के बाद और तब से लेकर मैं कई बार इस रूम में आ चुका हूँ और ऐसे बहुत से एलियन से लड़ चुका हूँ और जहाँ तक मुझे समझ है उसके हिसाब से ये रूम उन सभी लोगों को यहाँ ले आता है जो एक साथ एक ही समय में मरते हैं। तुमसे पहले बहुत से लोग यहाँ आ चुके हैं और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। मैंने उन सभी को ऐसी ऐसी मौत मरते हुए देखा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक गांज इन सभी को दिखाओ अब तक कितने लोग मर चुके हैं। ये सुनकर वो ग्रीन बॉल सभी मरे हुए लोगों की फोटोज दिखाने लगता है और उन फोटोज को देखकर नीसी बोलता है आखिरी लाइन देखो, ये वो लोग हैं जो आज मरे हैं, ये सब बेवकूफ थे इसीलिए मर गए और तुम इनसे अलग हो। तुम्हारे इंस्टिंक्ट ने सूट के इम्पोर्टेंस को तुरंत रियलाइज कर लिया और यही कारण है कि तुम सर्वाइव कर पाए। काटो बोलता है तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं
नहीं बताया। अगर तुम हमें ये सब पहले बता देते तो हम में से बहुत लोगों की जान बच सकती थी। नीसी बोलता है, अगर मैं ये सब पहले ही बता देता तो गेम में मजा कैसे आता। ये सुनकर काटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे आंखों के सामने लोग मर रहे थे और तुम ऐसा बोल रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीसी बोलता है, वो जिए या मरे इससे मेरा क्या लेना देना, और अगर तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम सबसे बेहतर मैं इस सूट को इस्तेमाल करना जानता हूँ। मैं चाहूँ तो तुरंत तुम्हारा ये हाथ तोड़ सकता हूँ। कुरोनो नीसी के सर पे गन तान के बोलता है, उसका हाथ छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। तुमने कहा कि हम सब जिंदा हैं, पर जब हम सब बाहर थे तो कोई भी इंसान हमें देख नहीं पा रहा था, ऐसा क्यों? सच में हमें बताओ, हम लोग मर चुके हैं या जिंदा हैं? नीसी बोलता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से हम सबका ओरिजिनल वर्जन पहले ही मर चुका है और हम सब सिर्फ कॉपी हैं जो किसी फैक्स मशीन से बाहर आए हैं। एक बार तो एक इंसान ने घर जाके अपने ही ओरिजिनल वर्जन को देखा था जिसे मरने से जस्ट पहले बचा लिया गया था। और हाँ, पुलिस यहाँ से जाने के बाद किसी से भी इन सब के बारे में बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर फट जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से इनविजिबल होकर चला जाता है, जिसके बाद वो तीनों भी रूम से बाहर चले जाते हैं। और रूम से बाहर जाने के बाद काटो देखता है कि उस लड़की की मेलन्स अभी भी दिख रही है। इसीलिए वो कुरोनो से बोलता है, हे कुरोनो, प्लीज उसे अपने कपड़े दे दो ताकि वो सुरक्षित होकर अपने घर जा पाए। ये सुनकर कुरोनो उसे अपनी स्कूल ड्रेस दे देता है, जिसके बाद काटो और कुरोनो टैक्सी से उस लड़की को उसके घर छोड़ते हैं। तभी काटो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा शर्मा के अपना नाम बताती है, मेरा नाम के किसीमोटो है। और उसे शर्माता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, उसने तो बस तुम्हारा नाम ही पूछा है, या तुम काटो के लिए फील करने लगी हो? वैसे इसका नाम भी के है, मेरे जैसा। जिसके बाद काटो और कुरोनो दोनों अपने अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद कुरोनो न्यूज देखता है और न्यूज देखकर वो बोलता है, मुझे लग रहा था कि कल रात जो भी हुआ सब सपना था, पर वो सब सच था और ये सूट भी मेरे कमरे में है। जिसके बाद हमें कुरोनो स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ उसका दोस्त मात्सुमोरा बोलता है, मैंने कुछ 11 ग्रेड के बच्चों से पैसे उधार लिए थे और अब मैं उन्हें पैसे वापस नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे हर रोज मारते हैं। तभी एक 11th ग्रेड का लड़का वहाँ आकर बोलता है, हे मात्सुमोरा, कैसे हो यार, तुम अपना कर्जा कब वापस कर रहे हो? मात्सुमोरा बोलता है, मैं वापस कर दूंगा, पर अभी मेरे पास 5000 नहीं है। वो लड़का बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? इंटरेस्ट मिलाकर तुम्हारा कर्जा 10,000 हो गया है, तुम मुझे पैसे देते हो या मैं तुम्हें मारना शुरू करूँ? मात्सुमोरा बोलता है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो बड़ा लड़का बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने दोस्त से लेकर दे दूं। ये सुनकर कुरोनो उस बड़े लड़के को घूरने लगता है और बोलता है, मैं क्यों दूं पैसे? और कुरोनो का गुस्सा देखकर वो बड़ा लड़का मात्सुमोरा से बोलता है, हे मात्सुमोरा, अगर तुम इस लड़के को छू देते हो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे इस लड़के से लूंगा। ये सुनकर मात्सुमोरा बोलता है, कुरोनो मुझे माफ करना, पर इनसे बचने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो कुरोनो को छू कर वहाँ से भाग जाता है और कुरोनो बोलता है, तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? वो लड़का बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बोलने और देखने का तरीका अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बड़ा लड़का कुरोनो को अपने गैंग के पास ले जाता है और वहीं दूसरी ओर उनका एक और गैंग मेंबर एक आदमी को लेकर आता है और बोलता है, ये टोचिबाना, मैं इसे ले आया, ये उस लड़के का कराटे टीचर है जिसे हमने कल मारा था। वो कराटे टीचर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम किसी के साथ क्या करो, बस अपना हाथ मेरे क्लब मेंबर से दूर रखो और उसे भी पैसे वापस करो जो तुमने मेरे स्टूडेंट से लिए हैं। और उस कराटे टीचर को देखकर कुरोनो बोलता है, अब साथ में बच सकता हूँ, काश मैं भी इसके जितना कूल बन सकता। और उतने में टोचिबामा उस कराटे टीचर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे मार खाता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, क्या यार, ये तो बस भोग रहा था। तभी टोचिबामा उस कराटे टीचर का दांत तोड़कर अपने दांतों के कलेक्शन में रख लेता है और बोलता है, अपने स्टूडेंट से बोल देना कल आकर 1 लाख रुपए दे जाए, नहीं तो उसका भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारा किया है। पर तभी डरते डरते कुरोनो बोलता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर टोचिबामा उसे घूरने लगता है और उसे देखकर कुरोनो मन में बोलता है, ग्रीन अनियन एलियन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, पर शायद नहीं, ये ग्रीन अनियन एलियन से ज्यादा डरावना है। और उतने में टोचिबामा कुरोनो को मारने लगता है, पर पता नहीं क्यों टोचिबामा जितना कुरोनो को मार रहा था, कुरोनो उतना किसीमोटो और उसके मेलन्स के बारे में सोच रहा था और मन में बोलता है, मैं ऐसे समय में उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ और उसके बारे में सोचने से मुझे दर्द नहीं हो रहा है, काश मैं उसे दोबारा देख पाता। पर तभी कुरोनो रियलाइज करता है कि उसने स्कूल ड्रेस के नीचे सूट पहना है और ये रियलाइज करने के बाद वो टोचिबामा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ को बड़े आराम से तोड़ सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं तोड़ दूँ। टोचिबामा की बाकी गैंग मेंबर बोलते हैं, टोचिबामा तुम कर क्या रहे हो, उस लड़के को मारो। पर तभी कुरोनो जोर से अपने सर से टोचिबामा के सर में मारता है, जिसकी वजह से टोचिबामा की कई सारे दांत टूट जाते हैं और टोचिबामा बेहोश हो जाता है। और टोचिबामा की बेहोश होने के बाद कुरोनो वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर टोचिबामा की गैंग मेंबर सोचने लगते हैं, ये सब हुआ क्या। जिसके बाद हमें किसीमोटो अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो अपना बाथरूम देखती है और बोलती है, मैंने यहीं पर नस काटी थी। तभी टेलीफोन में किसीमोटो की मम्मी का फोन आता है और जब किसीमोटो टेलीफोन उठाती है तो उसकी मम्मी बोलती है, सॉरी, कहाँ हो तुम और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम सीधा जनरल हॉस्पिटल चली आओ, तुम्हारी बड़ी बहन किसीमोटो उसने बाथरूम में अपनी नस, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, तुम यहाँ जल्दी से चली आओ। बेटा रुको रुको, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जिंदा है, डॉक्टर ने अभी भी बताया कि उसे होश आ
गया है। ये सुनकर किसीमोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और निसी की बात सोचने लगती है कि हम सब बस कॉपी है। और निसी की बात सोचने के बाद किसीमोटो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका ओरिजिनल वर्जन अभी भी जिंदा है और क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसीलिए वो अपना घर छोड़कर चली जाती है और पूरा दिन पार्क में बिताती है। और पूरा दिन पार्क में बिताने के बाद वो शाम को कुरोनो के घर जाती है और कुरोनो से देखकर बोलता है ये मेरे घर के बाहर क्या कर रही है, वैसे ये बहुत क्यूट है। तभी किसीमोटो की नींद खुलती है और वो कुरोनो को अपने पास देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो कुरोनो को उसका स्टूडेंट आईडी देती है और बोलती है कल तुमने मुझे अपना ब्लेजर दिया था ना, ये उसी में रह गया था। कुरोनो बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये देने आई हो? किसीमोटो बोलती है हाँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कुरोनो के पास आती है और बोलती है हे क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में पेट्स रखना अलाउड है? कुरोनो बोलता है हाँ, यहाँ बहुत से लोगों ने पेट्स रखा है। किसीमोटो बोलती है तो फिर क्या मैं तुम्हारी पेट बनकर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये सुनकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खुशी से बोलता है हाँ तुम मेरे साथ पेट बन के रह सकती हो। और ये बोलकर वो अलग अलग फैंटेसीज के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद वो किसीमोटो को कमरे में ले जाता है और वो दोनों साथ में टीवी देखने लगते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है कुरोनो अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे बाथरूम में नहा सकती हूँ? कुरोनो बोलता है हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो मन में सोचने लगता है कि फाइनली आज रात मुझे वो करने का मौका मिलेगा जिसका सपना मैं हर रोज देखता था। ये सोचकर वो प्रोटेक्शन खरीदने के लिए किसीमोटो से बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें एक बाइकर का गैंग दिखाया जाता है जो जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने बेटे के साथ वहाँ आता है और बोलता है तुम्हारे वजह से आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम लोग थोड़ा धीमे बात नहीं कर सकते हो क्या? तभी एक बाइकर उस आदमी के पास आता है और चाकू दिखाकर बोलता है तुम मरना चाहती हो क्या? पर तभी वो आदमी उस बाइकर को उठाकर पटक देता है और वो बाइकर पीछे से उस आदमी को लात मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो सभी बाइकर मिलकर उस बच्चे के सामने उसके पापा को मारने लगते हैं और मारने के बाद वो लोग उसके पापा को नंगा कर देते हैं। और नंगा करने के बाद उन बाइकर का लीडर उस बच्चे से बोलता है ये बच्चे बड़े होकर अपने बेकार बाप जैसा मत बनना, समझे? ये बोलकर वो बाइकर वहाँ से चला जाता है और उन बाइकर के वहाँ से जाने के बाद कुरोनो भी उस बच्चे के पास से गुजरता है और उस बच्चे के डैड को देखकर सोचने लगता है यहाँ हुआ क्या। पर कुरोनो उन दोनों पर ज्यादा ध्यान न देकर घर चला जाता है और घर जाकर वो किसीमोटो को कपड़े में देखकर मन में बोलता है ये क्या, इसने तो अपने कपड़े दोबारा पहन लिए। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से टीवी देखने लगते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है कुरोनो तुम्हारे पास 2 मैट्रेस हैं? कुरोनो बोलता है नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही है। किसीमोटो बोलती है तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मैट्रेस पे सो सकती हूँ? कुरोनो मन ही मन में खुश होकर बोलता है हाँ अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। जिसके बाद सोने का समय हो जाता है। इसीलिए किसीमोटो बोलती है कुरोनो क्या तुम दूसरी तरफ मुड़ सकते हो, मुझे अपने कपड़े उतारने हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर मैं इन्हें पहन के सो गई तो इनमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। जिसके बाद वो अपनी शर्ट और स्कर्ट उतारकर बेड पर लेट जाती है और उसके लेटने के बाद कुरोनो भी बेड पर लेट जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। किसीमोटो बोलती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? कुरोनो बोलता है अरे वही जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। किसीमोटो बोलती है मैं तुम्हारी पेट हूँ और तुम अपने पेट के साथ वो नहीं कर सकते हो। ये सुनकर कुरोनो मन में सोचता है कि अब मैं इसके क्लोज कैसे जाऊँ। तभी वो बोलता है वो क्या है ना, दरअसल मेरे पास एक पेट था जिसे मैं हमेशा किस करके और गले लगा कर सोता था। किसीमोटो बोलती है अगर ऐसा है तो तुम वो कर सकते हो। ये सुनकर कुरोनो जबरदस्ती किसीमोटो की मेलेंस दबाकर उसे किस करने लगता है और किसीमोटो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है पर वो नहीं रुकता है। तभी किसीमोटो बोलती है कुरोनो तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत सारे चोट लगते रहते थे, कुछ चोट तो इतने गहरे थे कि मुझे बहुत सारे टाके भी लगे, पर अब मेरे शरीर पर कहीं भी उन टाकों के निशान नहीं है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं कॉपी हूँ जैसा निसी ने बोला था। मेरे पास अब कोई घर नहीं है जाने के लिए, अब मेरे पेरेंट्स मेरे नहीं है और इसीलिए कुरोनो अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ वो करो। मुझे माफ कर दो कुरोनो, पर प्लीज मेरे साथ आज ऐसा मत करो। यह सुनकर कुरोनो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुरोनो न्यूज देखता है तो हर जगह न्यूज में यही बात फैली थी कि 2 स्टूडेंट्स एक नशेड़ी आदमी को बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ गए और उनकी बॉडी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बस हमें रेलवे ट्रैक पर एक अडल्ट मैगजीन और छाता मिला है और इस न्यूज को निसी भी देख रहा होता है और न्यूज को देखने के बाद वो बोलता है पता नहीं गैंज हमें दोबारा कब उस रूम में बुलाएगा। हमें वही बाइकर दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है और अपनी बीवी को फोर्सफुली किस करता है और किस करने के बाद वो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती वो करता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बाइकर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपनी बीवी से बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ सिगरेट लेने, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। उसकी बीवी बोलती है दूध लेते आना। बाइकर बोलता है क्या कहा दूध, कल रात ही तो लाया था ना। उसकी बीवी बोलती है मैं क्या करूँ, देवी बहुत सारा दूध पीता है और मेरे बीच दूध प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं कि मैं उसे अपना दूध पिला दूं। ये सुनकर बाइकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद हमें काटो और उसका भाई अपने आंट के घर में दिखाए जाते हैं जहाँ उनकी आंट उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रही होती है। वो उन दोनों को खाना भी नहीं दे रही होती है, इसके ऊपर से वो काटो के भाई को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। इसीलिए काटो अपनी आंट का हाथ पकड़कर बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे भाई को मत मारिए। उसकी आंट बोलती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो अपने भाई को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। पर क्योंकि काटो के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती है इसीलिए वो खामोश हो जाता
जाता है। वहीं दूसरी ओर किसीमोटो और कुरुनो शॉपिंग करने जाते हैं तो काउंटर पर वही प्लेटफॉर्म वाली बूढ़ी औरत होती है जो कुरुनो से दोबारा से पूछने लगती है, बेटा मुझे बताओ मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊँ। और उस बूढ़ी औरत को देखकर कुरुनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और किसीमोटो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और घर जाने के बाद किसीमोटो बोलती है, कुरुनो क्या हुआ, तुम वहाँ से ऐसे क्यों भाग आए। कुरुनो बोलता है, ये वही बूढ़ी औरत थी जो मुझसे प्लेटफॉर्म पर मिली थी, इसका मतलब हम दोबारा से रूम में जाने वाले हैं। ये बोलकर वो किसीमोटो को उसका सूट पहनने के लिए बोल देता है और इसीलिए उसकी बात मानकर किसीमोटो अपना सूट पहन लेती है। और क्योंकि सूट में किसीमोटो के कर्व्स बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं इसीलिए कुरुनो हार्ड हो जाता है और बोलता है, अब तुमने ये सूट पहन लिया है ना, इसीलिए तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी किसीमोटो बोलती है, हे कुरुनो मुझे बताओ इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनकर कुरुनो मन में बोलता है, मैं जब भी किसीमोटो को लेकर गंदी गंदी बातें सोचता था तभी ये सूट मुझे पावर प्रोवाइड करता था और मैं ये बात किसीमोटो को नहीं बता सकता हूँ। तभी किसीमोटो उसके पास आके बोलती है, एक कुरुनो बताओ ना मुझे कैसे यूज करते हैं इसे। कुरुनो बोलता है, मुझे भी नहीं पता, बस अपनी पूरी कोशिश करो इस सूट की पावर को अनलीश करने की, शायद काम बन जाए, पर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तभी किसीमोटो बोलती है, हे कुरुनो क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ कहीं चलोगे। कुरुनो एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ बताओ कहाँ चलना है, मूवी देखने डिनर करने कहाँ चलना है बताओ। किसीमोटो बोलती है, मैं दोबारा से अपने घर जाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मेरा ओरिजिनल वर्जन क्या कर रहा है। ये सुनकर कुरुनो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमें काटो दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि कुछ बड़े बच्चे उसके क्लासमेट को बुली कर रहे हैं, इसीलिए वो चिल्लाकर उन सभी को रोकता है और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद काटो अपने क्लासमेट के पास जाता है तो उसका क्लासमेट बोलता है, यार काटो तुमने तो मेरी जान बचा ली। काटो बोलता है, अरे कोई नहीं चलो क्लास शुरू होने वाली है। ये बोलकर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में वही सेम लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें काटू का कुछ करना पड़ेगा, वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाता है, चलो आज मिलकर उसे पीछे से बैट से मार देते हैं और मारने के बाद हम उसे नंगा कर देंगे। तभी उनके पीछे लैट्रिन से 12th ग्रेड का एक बहुत ही अट्टा कट्टा लड़का बाहर निकलता है और बोलता है, जिस लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो क्या उसका चेहरा खूबसूरत है। और उस लड़के को देखकर वो सभी बाकी लड़के बोलते हैं, ओनीजुका आप 11th ग्रेड के टॉयलेट में क्या कर रहे हैं। ओनीजुका बोलता है, मैं हमेशा से यही पार्टी करता था, वैसे वो किस तरह का लड़का है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। वो सभी बोलते हैं, वो बहुत ही अजीब लड़का है जो हमेशा बेवकूफ बच्चों के साथ रहता है, पर वो खुद एक 6 फीट का अट्टा कट्टा लड़का है। हम जब भी उसे धमकी देते हैं तो वो हमें ऐसे घूरता है जैसे वो हमें खा लेगा। ओनीजुका बोलता है, तुम चिंता मत करो, आज मैं उसकी गाड़ मारूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर काटो अपने क्लासमेट के साथ सोगी खेल रहा होता है। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे अकेले में ले जाकर बोलता है, आज 11th ग्रेड के सारे स्टूडेंट मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं और हमारे साथ 12th ग्रेड का ओनीजुका भी है जो प्रो बॉक्सर रह चुका है, आज खुद को बचा सकता है तो बचा ले। ये सुनकर काटो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें कुरोनो बुक स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ वो अडल्ट मैगजीन देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की गुजरती है और जाकर मिरांडा फॉस्टर की नेबर नीथ बुक उठाने लगती है और वो बुक को उठा पाती है उससे पहले ही दूसरी लड़की उस बुक को उठा लेती है और ये देखकर वो पहली लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखकर दूसरी लड़की बोलती है, तुम इतना क्यों डर रही हो, मैंने तो बस बुक ही उठाया है, अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो तुम ले सकती हो, मैं बाद में इस बुक को ले लूंगी। ये सुनकर पहली लड़की बुक को ले लेती है और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो दूसरी लड़की डरी हुई लड़की के करीब जाके बोलती है, क्या तुम्हें कोई स्टॉकर फॉलो कर रहा है। डरी हुई लड़की बोलती है, तुम्हें कैसे पता। दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, क्या तुमने पुलिस को कंप्लेन किया। डरी हुई लड़की बोलती है, नहीं, पर चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हुई तो मैं कर दूंगी। दूसरी लड़की बोलती है, ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और हाँ, इस बुक को जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो कुरोनो को अडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए देखती है और इसलिए कुरोनो उस मैगजीन को पढ़ना बंद कर देता है। जिसके बाद किसीमोटो उसके पास आती है और बोलती है, हे कुरोनो, चलो मेरे घर चलते हैं। और किसीमोटो को देखकर वो लड़की अपने मेलन्स और किसीमोटो के मेलन्स कंपेयर करने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बुक स्टोर से बाहर जाते हैं और जाते जाते वो लड़की दोबारा से किसीमोटो और कुरोनो को एक बार अच्छे से देखती है। और वहीं दूसरी ओर काटो बहुत ही गुस्से में 11th ग्रेड के टॉयलेट में जाता है और टॉयलेट में जाने के बाद वो सीधा लैट्रिन में जाता है जहाँ ओनीजुका पार्टी कर रहा होता है। और लैट्रिन में जाने के बाद वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और ओनीजुका को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और क्योंकि ओनीजुका बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में था इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और लिटरली काटो उसे इतना ज्यादा मार देता है कि उसका पूरा मुंह फट जाता है और दीवार पे खून खून हो जाता है। जिसके बाद वो लैट्रिन से बाहर निकलता है और ओनीजुका की हालत देखकर 11th ग्रेड के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर काटो का भी हार्ट कांप रहा होता है, जिसका मतलब उसने डर में ये सब किया था। जिसके बाद हमें किसीमोटो और कुरोनो दिखाए जाते हैं जो किसीमोटो के ओरिजिनल वर्जन को देख रहे होते हैं। तभी सच में किसीमोटो की ओरिजिनल वर्जन घर से बाहर निकलती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुरोनो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें नीचे दिखाया जाता है जो बोलता है, अब समय हो गया है, आज रात
बात शायद गैंज हमें दोबारा से रूम में बुलाए। कुरोनो और किसीमोटो की ओरिजिनल वर्जन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसलिए कुरोनो सोचने लगता है कि अपने ओरिजिनल वर्जन को देखकर किसीमोटो को शॉक होना चाहिए था, पर वो तो मुस्कुरा रही है। तभी वो किसीमोटो से पूछता है, हे अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन तो सच में है। किसीमोटो बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। मुझे मेरे पिछली लाइफ में वही सब करना पड़ता था जो भी मेरी मॉम कहती थी। वो मुझे हर समय अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रेशराइज करती थी, इसी वजह से तो मैंने वो कदम उठाया था। पर अब मैं अपने लाइफ को अपने तरह से जी सकती हूँ और वो कर सकती हूँ जो भी मेरा मन करे। और वैसे भी मुझे किसी से प्यार हो गया है, इसीलिए अब से मैं अपनी लाइफ उसके लिए जीऊंगी। और किसीमोटो को ये बोलता हुआ सुनकर कुरोनो ये सोचने लगता है कि किसीमोटो उसकी बात कर रही है। पर तभी किसीमोटो चिल्लाकर बोलती है, मुझे काटो से प्यार है। ये सुनकर कुरोनो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी किसीमोटो बोलती है, हे कुरोनो, क्या तुम्हारे पास काटो के घर का एड्रेस है? कुरोनो बोलता है, नहीं। किसीमोटो बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम दोनों जल्दी दोबारा मिलेंगे। और वहीं दूसरी ओर काटो बार बार ओनिजुका के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका भाई बोलता है, बड़े भाई तुम मुझे मम्मी पापा की तरह कभी छोड़कर मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं और तुम। ये सुनकर काटो सोचने लगता है कि उसे रहने के लिए खुद की एक जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो उसकी आंट उसके भाई को ऐसे टॉर्चर करती रहेंगी। और वहीं दूसरी ओर कुरोनो सैड होकर लेटा होता है। तभी किसीमोटो अंगड़ाई लेती है, जिसकी वजह से उसके मेलन्स टाइट हो जाते हैं। और ये देखकर कुरोनो दोबारा से हार्ड हो जाता है और बोलता है, अगर तुम्हारा शोल्डर पेन कर रहा है तो मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें वही बाइकर का गैंग दिखाया जाता है, जिनसे लड़ने दूसरे बाइकरों का गैंग आ जाता है और वहाँ गैंग वॉर शुरू हो जाता है। और इसके साथ हमें एक ग्रैंड माँ और उनका पोता कार से ड्राइव करते हुए दिखाए जाते हैं। और एक और फ्रेम में हमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक राइड करते हुए दिखाया जाता है। और इन सब के साइड बाय साइड हमें नीचे दिखाया जाता है, जो बोलता है, आखिर में समय आ गया। और ये सेंसेशन काटो को भी फील होता है। और जब कुरोनो मसाज करने के बहाने किसीमोटो के मिलन जबरदस्ती दबा रहा होता है, तो उन दोनों को भी ये सेंसेशन फील होता है। और इस सेंसेशन के फील होने के बाद वो दोनों इसी ऑकवर्ड पोजीशन में रूम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और वहाँ रूम में काटो को देखकर किसीमोटो कुरोनो को धक्का देकर उसके पास चली जाती है। और ये सब देखकर कुरोनो मन में बोलता है, लगता है काटो किसीमोटो को मुझसे छीन लेगा। तभी हमें बाइकर का गैंग वॉर दिखाया जाता है और उस गैंग वॉर में वो बाइकर और उसके तीनों दोस्त मर जाते हैं। और वहीं हाईवे पर भी उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और दादी पोते को एक फास्ट ट्रक उड़ा देती है, जिसकी वजह से वो दादी पोता और वो लड़का मर जाते हैं। और वहीं वो बाइकर अपनी बची हुई सांसों में बोलता है, अब मेरे वाइफ और बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मेरी वाइफ तो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर सकती है। ये सोचते सोचते वो मर जाता है। और मरने के बाद वो अपने बाकी गैंग मेंबर के साथ रूम में टेलीपोर्ट होता है। और उनके रूम में टेलीपोर्ट होते ही वो हैंडसम लड़का और दादी पोता भी रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और रूम में आने के बाद वो सभी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा काटो और कुरोनो अपने टाइम में कर रहे थे। तभी एक बाइकर बोलता है, कोई हमें बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? कुरोनो मन में बोलता है, क्या मुझे इन सबको सब बताना चाहिए? पर अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो भी ये मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। तभी एक बाइकर बोलता है, तुम सब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, कुछ तो बताओ यहाँ चल क्या रहा है? काटो बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे जितना पता है मैं आप सबको बताता हूँ, पर आप सबको मेरी बात पे विश्वास करना होगा। जिसके बाद काटो उन सभी को वो सारी चीजें बताता है जो भी उसने पहले एक्सपीरियंस किया था। और उसकी बातें सुनकर वो हैंडसम लड़का बोलता है, ये सब एक गेम की तरह है। काटो बोलता है, ना तो ये कोई गेम है ना कोई शो, इसमें हमें सच में असली एलियन को मारना है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये सुनकर सभी बाइकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये लड़का पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। काटो बोलता है, तुमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे उन्हें भी ये सब मजाक लग रहा था और अब वो सब मर चुके हैं। बाइकर बोलता है, इस लड़के को लगता है कि जो भी बकवास करेगा हम उस पर विश्वास कर लेंगे। पर तभी गैंज में लिखकर आने लगता है, तुम सबकी पिछली लाइफ खत्म हो गई है और तुम्हारे नई लाइफ के साथ क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ये रही उस एलियन की फोटो जिसे तुम्हें मारना है। और ये सब देखकर वो बाइकर बोलते हैं, ये सब तो सच में एक गेम की तरह लग रहा है, क्या हम सच में किसी शो में हैं? तभी गैंज दोनों तरफ से खुलता है और उसे अचानक से खुलता हुआ देखकर सभी बाइकर डर जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो गैंज में से सारे गन को उठाकर बोलते हैं, यार ये सभी गन्स तो बहुत कूल है और ये रियल भी लग रही है। तभी काटो किसीमोटो को ले जाकर उसका सूट देता है और बोलता है, तुम सबको मेरी बात पे विश्वास करना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम सबसे बता दूं कि तुम्हारा जीना मरना इस सूट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए प्लीज इस सूट को पहन लो। तभी नीसी बोलता है, तुम क्यों गेम का मजा बर्बाद करने में लगे हुए हो? काटो बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएं। और तभी कुरोनो देखता है कि उसके सूट केस में सूट नहीं होता है और ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो तो अपना सूट अपने साथ घर ले गया था और अब उसका सूट घड़ी में रह गया है। और ये रियलाइज करने के बाद काटो बहुत ज्यादा डर जाता है और मन में बोलता है, अब मैं क्या करूँगा, वो एलियन तो मुझे मार डालेगा। तभी काटो बोलता है, आप सब प्लीज अपना सूट पहन लीजिए। एक बाइकर बोलता है, हे तुम्हें क्या लगता है मैं इस घटिया चीज को पहनूंगा? काटो बोलता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा जीना मरना इस पे डिसाइड होगा। तभी उन बाइकर का लीडर आकर बोलता है, हे ये मेरे आदमी है, इसीलिए इन्हें ऑर्डर देना बंद करो, नहीं तो उस एलियन की छोड़ो, मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। उसका गैंग मेंबर बोलता है, हाँ तेत्सु इसे सबक सिखाओ। तभी काटो
काटो बोलता है मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आदमियों से बोलो ये सूट पहन लें। ये सुनकर तेत्सु अपने गैंग मेंबर से बोलता है हे वो लड़का इतना बोल रहा है तो हमें शायद सूट पहन लेना चाहिए, वैसे भी उसे हमसे झूठ बोलकर क्या ही मिल जाएगा, पर फिर भी ये तुम सबका फैसला है कि तुम इस सूट को पहनना चाहते हो या नहीं, पर मैं तो इस सूट को पहनने जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर किसीमोटो भी साइड में जाकर सूट पहनने लगती है और उसे देखकर सभी बाइकर छिपकर उसे चेंज करता हुआ देखने लगते हैं, और क्योंकि उन लोग से कंट्रोल नहीं होता है इसीलिए वो लोग उसे छेड़ने चले जाते हैं। और वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही उनका लीडर आकर बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उसका दोस्त बोलता है भला हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जरूरतें पूरा करने के लिए, हमारे पास कोई नहीं है। तेत्सु बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं तुम किसी भी लड़की के साथ गलत काम करो। और उन सब की बात सुनकर काटो और कुरोनो भी वहाँ आ जाते हैं और कुरोनो किसीमोटो को ऐसे देखकर बोलता है पता नहीं कैसे किसीमोटो हमेशा ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है। तभी तेत्सु का दोस्त बोलता है कि तेत्सु अभी अपना लीडर वाला एक्ट बंद करो, अब हम में से कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये बोलकर तेत्सु का दोस्त वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर कमरे में वो हैंडसम लड़का, दादी और उनका पोता सूट पहन लेते हैं और वहीं पीछे हमें एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है जो सूट पहनी होती है और वो लड़की शायद इन सब के साथ मरने के बाद रूम में टेलीपोर्ट हुई थी, पर वो तब से छुपी हुई थी। पर तभी सबको सूट पहनता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है सब अपना सूट पहन रहे हैं पर मैं क्या करूँ। तभी नीसी उसे देखकर बोलता है सच में तुम अपना सूट घर पर भूल आए, चलो हमें ये तो पता चल गया एक इंसान जरूर मरेगा। और ये सुनकर काटो बोलता है कुरोनो क्या ये सच है। कुरोनो बोलता है हाँ ये सच है, मैं अपना सूट घर पर भूल आया। ये बोलकर वो मन में बोलता है जल्दी हम सब बाहर टेलीपोर्ट होने लगेंगे, मुझे इन बाइकर में से किसी एक का सूट चुरा लेना चाहिए। ये सोचकर वो चुपके से एक बाइकर का सूट चुराने लगता है, पर वो बाइकर उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और इसलिए वो आकर कुरोनो को मारता है और बोलता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा सूट चुराने की। कुरोनो बोलता है पर तुम तो वैसे भी इसे पहनने नहीं वाले हो। वो बाइकर बोलता है इसका ये तो मतलब नहीं ना मैं तुम्हें दे दूं। नीसी बोलता है हे कुरोनो तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि सभी सूट स्पेशली उनके ओनर के लिए बने होते हैं, वो दूसरों की बॉडी में काम नहीं करेंगे। ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है अगर ऐसा है तो वो एलियन पक्का मुझे मार डालेगा। तभी काटो बोलता है ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कुरोनो सर्वाइव कर सके। नीसी बोलता है मैं नहीं बताने वाला हूँ। कुरोनो बोलता है क्या ऐसा कोई तरीका है, मुझे बताओ ना, मजाक करना बंद करो। नीसी बोलता है पहले प्लीज बोलो। कुरोनो बोलता है प्लीज मुझे बताओ ना। नीसी बोलता है मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। कुरोनो चिल्लाकर बोलता है बताओ ना। नीसी भी चिल्लाकर बोलता है बच्चों की तरह रोना बंद करो, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, तुम सभी लोग डिजर्व करते हो मरना, क्योंकि तुम सब लोग सोसाइटी के लिए यूजलेस हो, इसीलिए तुम लोग जियो या मरो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ काटो ये लोग तुम्हारे टीममेट नहीं है जो इन्हें तुम सब बता रहे हो, जब समय आएगा तो ये सब मरने के लिए तुम्हें ही सबसे पहले आगे कर देंगे। यहाँ हम सब राइवल हैं जो एक दूसरे से सर्वाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ मुझे ये सब जिंदा बचकर वापस जाने वाला बुलशिट मत देना समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी किलर इंस्टिंक्ट है। और हाँ मिस मेलन तुम कोई ऐसा काम है जो तुम अपने आप से कर सको, जब देखो तब तुम दूसरों के भरोसे बैठी रहती हो, तुम्हारा तो एक ही फंडा है मैं अपने मेलेस दिखाऊंगी और ठड़की लोगों पर अपना हुक्म चलाऊंगी, मैं काटो से बोल दूंगी तो वो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। अगर खुद के दम पे सर्वाइव करने की बात होती तो तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी होती। और हाँ हर बात पे हार्ड होने वाले लड़के तुम क्या बच्चों की तरह रोए पड़े हो। पहले मुझे लगा था तुम्हें बहुत सारा पोटेंशियल है, पर अब मुझे लगता है तुम सबसे बेकार हो, अच्छा होगा कि तुम सबसे पहले मर जाओ। और बुद्धि तुम्हारे और तुम्हारे पोते की बचने की चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, तुम दोनों भी बिल्कुल मिस मेलन की तरह हो जो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस मेलन तो चलो काटो पे रिलाई कर सकती है, तुम दोनों किस पे रिलाई करोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। और एक और बात, तुमने अपने पोते को अपने लाड प्यार से बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत प्यारा है इसलिए, पर जब ये बड़ा होगा तब क्या, तब ये कैसी स्क्रूल सोसाइटी का सामना कर पाएगा, क्योंकि तब तक तो उसे तुम्हारे लाड प्यार की आदत पड़ चुकी होगी, पर तुम्हें उसे क्या, तब तक तुम मर चुकी होगी। और सबसे ज्यादा बेवकूफ तो ये बाइकर्स हैं जो लीडर बनने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सुनकर एक बाइकर बोलता है मैंने बहुत सुनी है इस लड़के की बकवास। ये बोलकर वो नीसी को गन से शूट कर देता है, पर क्योंकि नीसी ने सूट पहना था इसीलिए उसके ऊपर गन का असर नहीं होता है। पर तभी अचानक से नीसी अपनी गन निकालकर उस बाइकर को शूट कर देता है और थोड़ी देर बाद उस बाइकर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाइकर मर जाता है। और उसके मरने के बाद नीसी बोलता है अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऊपर गन तानी तो मैं बिना सोचे उसे मार डालूंगा समझे। पर तभी दूसरा बाइकर बोलता है तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, इसलिए तो तुम्हें भी गन से मारा था। पर नीसी उसके सवाल का जवाब न देकर गैंज से बोलता है ए गैंज समय बर्बाद करना बंद करो और हम सबको टेलीपोर्ट करना शुरू करो। और नीसी की बात सुनकर गैंज उन सभी को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली कुरोनो बिल्कुल एलियन के सामने टेलीपोर्ट होता है और एलियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है अब मैं क्या करूं। पर तभी वो एलियन बिना कुछ करे कुरोनो के बगल से गुजर जाता है और ये देखकर कुरोनो मन में बोलता है ये हुआ क्या वो मुझे देख नहीं पा रहा है, पर मेरे पास यही मौका है, मैं उसे पीछे से मार सकता हूँ। पर जब तक कुरोनो ये सोच रहा होता है तभी उसके कपड़ों पर एक बर्ड बैठकर उसे नोचने लगती है, इसलिए कुरोनो उसे झटक कर खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एलियन पीछे मुड़ता है और बार बार बोलने लगता है सभी कंटारो एक साथ आओ, सभी कंटारो एक
साथ आओ। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडमा और बाइकर एलियन की परवाह न करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी तेत्सु उन दोनों को रोककर बोलता है, हे क्या तुम कोस्को की बॉडी को ऐसे ही छोड़ दोगे? उसका दोस्त बोलता है, हाँ तो तुम जाके उसके लिए कबर खोद दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कुरोनो एलियन को अपनी तरफ मुड़ा हुआ देखकर मन में बोलता है, मुझे इससे दूर भागना होगा। ये बोलकर वो अपने हाथ में बैठे बर्ड को हाथ मार के गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बर्ड टूट जाती है। और ये देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर कुरोनो वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते भागते तेत्सु, किसिमोटो और काटो के सामने से गुजरता है और उसे देखकर तेत्सु बोलता है, अरे ये तो वही एलियन है ना। और उतने में कुरोनो भागकर उन लोगों के पास आ जाता है और उसे देखकर किसिमोटो उसका नाम बोलती है, हे कुरोनो। और किसिमोटो की मुंह से अपना नाम सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, लगता है किसिमोटो को मेरी परवाह हो रही थी। तभी किसिमोटो बोलती है, हे कुरोनो, क्या तुम उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते थे जो तुम उसे लेकर यहाँ चले आए? ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, ये कितनी ज्यादा हिपोक्रेट है। तभी वो एलियन उन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है, ये काटो, अब हम क्या करेंगे? तभी नीसी उस एलियन के बर्ड को इनविजिबल होकर मार देता है और अपने बर्ड को मरता हुआ देखकर वो एलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता है, जिसकी वजह से नीसी का सूट मिसफंक्शन करने लगता है और वो दोबारा से विजुअल हो जाता है। और विजुअल होने के बाद वो एलियन को गन से शूट करता है और वो एलियन हवा में उड़कर उस गन को डॉज कर देता है और उसे हवा में उड़ता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो एलियन अपने मुंह से बिल्कुल गैंज के गन की तरह शूट करता है और उसे शूट करता हुआ देखकर नीसी खुद को बचाने के लिए दोबारा से इनविजिबल हो जाता है। पर पता नहीं कैसे वो एलियन नीसी के सारे मूवमेंट को पहले से पता लगा ले रहा था, पर नीसी उससे बचने के लिए बार बार गायब हो रहा था और उसे बार बार गायब होता हुआ देखकर तेत्सु बोलता है, हे वो ऐसे गायब कैसे हो जा रहा है? काटो बोलता है, मुझे भी नहीं पता, पर क्योंकि नीसी बार बार गायब हो रहा था इसी वजह से उसके गायब होने वाला टूल खराब हो जाता है और अब वो एक बार भी गायब नहीं हो पा रहा था। तभी वो एलियन आकर नीसी को मारता है और खुद को मार खाता हुआ देखकर नीसी चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आकर मेरी मदद करो। बाइकर्स बोलते हैं, तुमने ही तो कहा था ना हम सब कचड़ा है जो किसी काम के नहीं है, तो कचड़ा वाला तुम्हारी जान कैसे बचा सकता है? और उतने में वो एलियन आकर नीसी के हाथ में मारता है, जिसकी वजह से नीसी की गन छोड़कर खो जाती है और खुद को लाचार देखकर नीसी चिल्लाता है, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। तेत्सु बोलता है कि बच्चे, मैं ये समझ गया हूँ कि ये सब कोई गेम नहीं है और तुम्हारी जान खतरे में है, पर फिर भी तुमने कोसुके की जान ली है। अगर तुम मुझसे बोलो कि तुम कोसुके को मारने के लिए माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोचूंगा। कुरोनो बोलता है, हे क्या तुम सच में उस कमीने को बचाने के बारे में सोच रहे हो? उसने कभी भी दूसरे की जान की परवाह नहीं की। काटो बोलता है, कुरोनो तुम ये क्या बोल रहे हो? तेत्सु बोलता है, और इंसानियत के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए और इसके ऊपर से मुझे पता है लाइफ कितनी कीमती हो सकती है। ये बोलकर वो अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचने लगता है और तभी एलियन नीसी के पास जाकर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाता है और क्योंकि नीसी से उसका चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए वो एलियन को जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से वो एलियन दूर जाके गिरता है और उस हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस की वजह से नीसी का सूट पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसका मतलब अब उसे कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी। इसलिए वो चिल्लाकर बोलता है, मेरा सूट खराब हो गया है, कोई तो आके मेरी मदद करो। तेत्सु बोलता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम बोल क्यों नहीं देते हो? पर नीसी अपनी जिद पर अड़कर बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे ऊपर गन तानी तो मैं उसे बिना कुछ सोचे मार डालूंगा और हाँ, मैं उस कचड़े को मारने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, समझे? तभी उसके सामने वो एलियन दोबारा अपीयर होता है और उसे देखकर नीसी भागने लगता है और भागते भागते बोलता है, कोई तो इस एलियन को मारो। तभी काटो बोलता है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, वो सॉरी तो कभी भी बोल सकता है, इस समय उसकी जान बचाना जरूरी है। ये कुरोनो, मुझे बताओ ये सूट कैसे इस्तेमाल करते हैं? कुरोनो बोलता है, बस सूट पर फोकस करो, ये तुम्हें पावर प्रोवाइड कर देगा, पर मुझे नहीं लगता है तुम्हें वहाँ नीचे जाना चाहिए। काटो बोलता है, तुम्हें पता है कुरोनो, हम सब में से मैं सबसे ज्यादा डेस्परेट हूँ घर वापस जाने के लिए, और फिर भी मुझे नीसी को बचाना होगा क्योंकि सिर्फ वही हमें बता सकता है कि गैंज आखिर है क्या। ये बोलकर वो नीचे कूद जाता है और नीसी को बचाने के लिए उसके तरफ भागने लगता है और वो नीसी को बचा पाता उससे पहले ही वो एलियन नीसी के पास जाके बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाता है, जिसकी वजह से नीसी के दोनों कान के पर्दे फट जाते हैं और उसके दोनों आंखों से खून बहने लगता है और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दादी का पोता रोने लगता है। तभी नीसी दर्द में बोलता है, ए कोई तो उसे मारो, ये काटो अपनी गन निकालो और उसे मारो। और नीसी के बोलते ही वो एलियन काटो को घूरने लगता है और उसे देखकर किसिमोटो और कुरोनो बोलते हैं, काटो वो एलियन तुम्हारे पीछे आने वाला है, वहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। काटो बोलता, मैं नहीं भाग सकता हूँ, मुझे नीसी की जान बचानी है। कुरोनो बोलता है, तो फिर बेवकूफ वहाँ खड़े क्या हो, उस एलियन को शूट करो। पर काटो अपने सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से दोबारा से उस एलियन को शूट नहीं कर पा रहा था और उसे देखकर कुरोनो बोलता है, किसिमोटो काटो शूट नहीं कर पाएगा, वो ऐसा ही है, मैंने भी पहले कभी किसी को शूट नहीं किया है और मैं अगर ऐसे सिचुएशन में होता तो मैं पक्का शूट कर देता, पर काटो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ऐसा ही है। ये सुनकर किसिमोटो बोलती है, ए प्लीज कोई तो काटो की मदद करो। बाइकर्स बोलते हैं, अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम खुद क्यों नहीं जाके उसकी मदद करती। दूसरा बाइकर बोलता है, हम यहाँ खड़े खड़े टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों घर जाने लगते हैं और
उन्हें देखकर दादी पोता भी घर जाने लगते हैं और उन सबको घर जाता हुआ देखकर किसीमोटो बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर कोई और काटो की मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगी। पर तभी कुरुनो से रोककर बोलता है, अच्छा रुको, मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी ओर एलियन पानी के नीचे से काटो पर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए काटो कहीं और सूट करके उस एलियन का ध्यान भटका देता है और जल्दी से नीसी के पास जाता है और बोलता है, तुम ठीक हो? नीसी बोलता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सुनकर काटो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और जल्दी से किनारों की ओर भागने लगता है और किनारे पर पहुंचने के बाद वो रियलाइज करता है कि भागते समय उसने अपनी गन गिरा दी है। पर तभी वो एलियन अचानक से काटो के पीछे आ जाता है और जोर से काटो के कान में चिल्लाने वाला होता है और उतने में कुरुनो उस एलियन के ऊपर ग्रैब गन शूट कर देता है और वो एलियन काटो के ऊपर गिरकर उस गन को डॉच कर देता है और ये देखकर वो सब सोचने लगते हैं पानी के नीचे चल क्या रहा है। तभी काटो उस एलियन के साथ पानी से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों बाइकर्स और दादी पोता घर जा रहे होते हैं और जैसे ही पहला बाइकर फोन बूथ से एक कदम आगे बढ़ाता है उसका सर फट जाता है और ये देखकर वो दादी पोता और दूसरा बाइकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर काटो उस एलियन को जोर से पकड़ा होता है और उस एलियन को पकड़ने के बाद काटो सूट के पावर का इस्तेमाल करके उसे जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से उस एलियन के कान से धुआं निकलने लगता है और उसका सर ऊपर से खुल जाता है और उसका सर खुलते ही उसमें से एक बहुत बड़ा बर्ड एलियन बाहर निकलता है और उस एलियन के बाहर निकलते ही कुरुनो उसके ऊपर ट्रैप गन चला देता है और उस ट्रैप गन के चलाते ही आसमान से कुछ लेजर्स गिरने लगते हैं और उस एलियन को इरेज करने लगते हैं और उस एलियन के इरेज होने के बाद काटो बोलता है, लगता है सब खत्म हो गया, पर नीसी कहाँ है? ये बोलकर वो नीसी के पास जाता है तो ज्यादा खून बहने की वजह से नीसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे देखकर काटो बोलता है, तुम ठीक हो? नीसी बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे दर्द में देखकर काटो बोलता है, हमने एलियन को तो मार दिया ना, फिर क्यों नहीं गैंज हमें वापस रूम में टेलीपोर्ट कर रहा है? पिछली बार तो एलियन को हराने के बाद हम तुरंत रूम में टेलीपोर्ट हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसके तरह और है? ये कुरुनो तुम्हें याद है नीसी के पास एक रेडार टाइप का डिवाइस था जिसमें एलियन का लोकेशन दिखाता था। हाँ ये रहा। अरे नहीं ये तो टूट गया है। वो हैंडसम लड़का बोलता है, तुम इस डिवाइस की बात कर रहे हो क्या? मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा ही डिवाइस है। और जब वो सब उस डिवाइस में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस एलियन की तरह एक और एलियन है। तभी वो बाइकर और दादी पोता वहाँ आकर बोलते हैं, ये टेत्सु पता नहीं कैसे रिंगी का सर ब्लास्ट हो गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं और न ही हमारे सामने कोई एलियन आया। तभी नीसी दर्द में बोलता है, कोई तो ये सब खत्म करो, मेरा नेक टूट गया है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। ये दूसरी बार है जब मेरा नेक टूटा, पहली बार मेरा नेक अब टूटा था जब मैंने वो गलत कदम उठाया था। मुझे लग रहा है मैं दोबारा मर जाऊंगा पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, मैं तो बस इस कास्ट सोसाइटी से नफरत करता था। मेरी माँ, मुझे उससे माफी मांगना है वो गलत कदम उठाने के लिए। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है माँ। और तभी वो हैंडसम लड़का बोलता है, ये हमें बताओ ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये सब हमेशा के लिए खत्म कर सके? टेत्सु बोलता है, तुम कितने मतलबी हो यार, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कितने दर्द में है? तभी नीसी बोलता है, मैंने 90 पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे माँ, बस मुझे 10 पॉइंट्स और जरूरत थे, उसके बाद मैं तुमसे मिल पाता माँ और वैसा करने के लिए माफी मांग पाता। ये बोलकर वो मर जाता है और उसके मरने के बाद वो हैंडसम लड़का बोलता है, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा एक और एलियन है जिससे हमें लड़ना पड़ेगा। काटो बोलता है, वो ओल्ड लेडी और उनका पोता कहाँ गया? हैंडसम लड़का बोलता है, वो दोनों तो चले गए, अगर उनके सामने एलियन आया तो वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बाइकर बोलता है, अरे छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है उस बुढ़िया और उसके पोते की चिंता करने की। काटो बोलता है, अगर हमें रूम में वापस जाना है तो हमें उस एलियन को ढूंढ के मारना पड़ेगा और उसी दौरान हमें दादी और उनके पोते को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम सभी सर्वाइव करना चाहते हो तो मेरा साथ दो। हैंडसम लड़का बोलता है, तुम बोल रहे हो हम इस दूसरे एलियन को मार देंगे तो हम सब फ्री हो जाएंगे? और वो मरने वाला लड़का बोल के गया, अगर हम 100 पॉइंट्स स्कोर कर लेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। और इसके ऊपर से उस बाइकर का सर बिना किसी मतलब के ब्लास्ट हो गया। ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काटो बाइकर से पूछता है, तुम्हारे दोस्त का सर कहाँ ब्लास्ट हुआ था? वो बाइकर बोलता है, अगर तुम यहाँ से सीधे जाओगे तो तुम्हें एक फोन बूथ मिलेगा। मेरा दोस्त जब फोन बूथ से आगे गया तो उसका सर ब्लास्ट हो गया। हैंडसम लड़का रेडार वाले डिवाइस में देखकर बोलता है, लगता है तुम अगर इस मार्क एरिया से दूर जाओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। ये एरिया लगभग 1 किलोमीटर पर मार्क है। काटो बोलता है, इसका मतलब हमें 1 किलोमीटर के अंदर रहकर उस एरिया को ढूंढना होगा और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो फिर हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। चलो उसको ढूंढते हैं। और कुरुनो, तुमने सूट नहीं पहना है ना, इसलिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर वहाँ जाकर छुप जाओ। ये बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ बाइकर, टेत्सु और कुरुनो वहीं रुक जाते हैं। तभी वो बाइकर कुरुनो के सर पर गन तान के बोलता है, अब से मैं जो बोलूंगा तुम दोनों को वही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। वहीं दूसरी ओर काटो, हैंडसम लड़का और किसीमोटो रेडार डिवाइस का यूज करके उस एलियन को ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है, एक कुरुनो, तुम एलियंस को शूट क्यों नहीं करते हो? तुम्हें पता है ना इसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। हैंडसम लड़का बोलता है, सही बात है, अगर तुम पहले गन चला देते तो शायद वो लड़का जिंदा होता। तभी उनका रेडार डिवाइस बीप करने लगता है, इसका मतलब उनका टारगेट उनके पास आ रहा होता है। इसीलिए वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनका टारगेट ग्रैंडमा है या
एलियन, पर तभी डिवाइस में एक की जगह 3 टारगेट दिखाने लगता है और ये देखकर हैंडसम लड़का बोलता है, ए यहाँ 3 टारगेट शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एक नहीं 3 एलियन है, एक हमारे जस्ट पीछे है। ये सुनकर जब वो तीनों पीछे मुड़ते हैं तो उनका पहला टारगेट ग्रैंडमा होती है और ग्रैंडमा को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। तभी हैंडसम लड़का बोलता है, इन डॉट्स से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये डॉट्स इंसानों के लिए है या एलियन के लिए। तभी एक और टारगेट उनके पास पहुंचने वाला होता है, इसीलिए वो लोग दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं और इस बार सच में वो टारगेट एलियन होता है और वो एलियन सीधा इन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है। इसीलिए काटो ग्रैंडमा से बोलता है, आप यहाँ से जाइए क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको बचा पाए। ये सुनकर ग्रैंडमा अपने पोते को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी रेडार डिवाइस में दिखाने लगता है कि एक और टारगेट जस्ट उनके पीछे है और जब वो तीनों मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सच में एक और एलियन होता है, जिसकी वजह से वो तीनों दोनों तरफ से घिर चुके होते हैं। तभी काटो बोलता है, ये सुनो, हम इनसे गन से नहीं हाथ से लड़ेंगे क्योंकि ये एलियन गन्स को डॉज करने में बहुत अच्छे हैं। और तभी एक और एलियन उल्लू के सर पर उड़ता हुआ आता है और उस तीसरे एलियन को देखकर हैंडसम लड़का बोलता है, आखिर में यहाँ कितने सारे एलियन है। तभी वो उड़ता हुआ एलियन सीधा नीचे उतरता है और किसीमोटो को मारता है, जिसके वजह से किसीमोटो दूर जाके गिरती है। जिसके बाद वो एलियन दोबारा से चिल्लाने वाला होता है, पर वो चिल्ला पाता उससे पहले ही काटो उसे जोर से पकड़ लेता है। पर तभी बाकी दोनों एलियन उड़कर काटो के पास आ जाते हैं और उसके कान में चिल्लाने वाले होते हैं और उन दोनों एलियंस के बाद 2 और एलियन वहाँ आ जाते हैं, पर वो सभी काटो को घेर कर उसके कान में बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में चिल्लाने लगते हैं। पर काटो उस हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज को सहकर उस एलियन को और तेजी से दबाने लगता है, जिसकी वजह से उस एलियन का सर खुलता है और उसमें से वही बर्ड वाला एलियन बाहर निकलता है और वो एलियन बाहर निकलकर भागने लगता है और उसे भागता हुआ देखकर काटो भी बाकी एलियंस को धक्का देकर उस बर्ड को चेस करने लगता है और चेस करते करते वो उस एलियन को जोर का पंच मारता है, जिसके वजह से वो एलियन मर जाता है। और उन एलियन के हाई फ्रिक्वेंसी आवाज की वजह से काटो का भी सूट खराब हो जाता है, जिसका मतलब अब उसका सूट भी उसे कोई एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड नहीं करेगा। और तभी बाकी के एलियंस दोबारा काटो के पास जाके उसके कान में चिल्लाने वाले होते हैं और वो चिल्ला पाते उससे पहले ही किसीमोटो जल्दी से जाकर उनमें से एक एलियन को सूट कर देती है, जिसके वजह से उन 4 एलियन में से एक मर जाता है और एक और एलियन को हैंडसम लड़का जोर से पकड़ लेता है और किसीमोटो उस एलियन को भी सूट कर देती है, जिसके वजह से दूसरा एलियन भी मर जाता है। और उन दोनों एलियन के मरने के बाद बचे हुए एलियन वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर वो बाइकर जबरदस्ती रेडार डिवाइस की मदद से कुरोनो और तेत्सु को वहाँ लेकर जाता है जहाँ एलियन होते हैं और उस रेडार डिवाइस में टारगेट का डॉट बहुत ही बड़ा दिखा रहा था, इसीलिए उस डॉट को देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी वो तीनों उस बड़े डॉट वाले लोकेशन पर पहुँच जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक घर मिलता है और उस घर को देखकर वो बाइकर कुरोनो को धमका कर उसे अंदर जाने के लिए बोलता है, इसीलिए न चाहते हुए भी कुरोनो अंदर जाने लगता है। तभी वो रेडार डिवाइस में देखता है कि वो बड़ा सा डॉट कई छोटे छोटे डॉटों में डिवाइड हो गया है, इसका मतलब उस घर में एक नहीं बहुत सारे एलियन हैं, इसीलिए कुरोनो और भी ज्यादा डर जाता है। पर फिर भी उसे उस बाइकर की वजह से घर में जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दादी माँ और उनका पोता छिपे होते हैं, पर तभी उनका पोता बोलता है, दादी मुझे सुसु लगी है। दादी बोलती है, बेटा थोड़ी देर तक रोक लो। पोता बोलता है, नहीं दादी मुझे बहुत जोर की लगी है। दादी बोलती है, तो फिर बेटा यहीं कर लो। ये सुनकर वो बच्चा अपना सूट उतारकर वहीं सुसु करने लगता है। तभी उसके पीछे 2 एलियन अपीयर होते हैं और उन एलियन को देखकर वो बच्चा अपनी दादी के पास भागता है और वो एलियन उन दोनों के पास जाके हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने लगते हैं। और जब किसीमोटो काटो और हैंडसम लड़का इंजर्ड एलियन का ब्लड फॉलो करते हैं तो वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो एलियंस दादी और पोते को मार रहे होते हैं, इसीलिए वो हैंडसम लड़का और किसीमोटो जाकर उन एलियन को मारते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दादी पोता दोनों मर चुके थे। और वहीं दूसरी ओर जब कुरोनो उस घर के अंदर जाता है तो उस घर के सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं और उन सभी दरवाजों में से एलियंस बाहर आते हैं और कुरोनो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो सामने वाला दरवाजा खुलता है और उस सामने के दरवाजे में लिटरली एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बैठा होता है जो टीवी देख रहा होता है और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो एलियन इन सभी एलियन का बॉस है। इसीलिए कुरोनो डर के मारे कांपने लगता है और मन में बोलता है, अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तभी उसके सराउंडिंग के सभी एलियंस यूजो बोलने लगते हैं और उनको ये बोलता हुआ सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, ये लोग यूजो क्यों बोल रहे हैं, ये यूजो है क्या, मुझे क्या बोलना चाहिए। ये सब सोचकर वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, हाँ मैं हूँ यूजो। ये सुनकर वो सभी एलियन शांत होकर मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, मेरे पास यही मौका है, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं धीरे से यहाँ से निकल जाता हूँ। पर तभी एक छोटी सी बर्ड उसके कंधे पर बैठकर उसे नोचने लगती है, इसीलिए कुरोनो को मजबूरी में उस बर्ड को पकड़कर जबरदस्ती खुद पर से हटाना पड़ता है और ये देखकर वो एलियन दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं। तभी कुरोनो मन में बोलता है, वो बड़ा एलियन अभी तक
मुझे मुड़कर देखा नहीं है। अगर मैं चुपके से जाकर उस एलियन को मार दूं तो शायद ये सब खत्म हो जाए। ये बोलकर वो धीमे धीमे उस एलियन की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसके पाँव के नीचे एक बर्ड आ जाती है, जिसकी वजह से वो बर्ड दर्द में चिल्लाने लगती है और उस बर्ड की आवाज सुनकर वो एलियन पीछे मुड़कर कुरोनो को घूरने लगता है और थोड़ी देर तक घूरने के बाद वो कुरोनो के पास आता है और उसे अपने इतने पास देखकर कुरोनो उसके ऊपर गन तान देता है और बोलता है, अगर तुम में से किसी ने कुछ किया तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। और वो एलियन बिना कोई परवाह किए हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने वाले होते हैं, इसीलिए कुरोनो डर कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और उतने में वो सभी एलियन एक साथ मिलकर चिल्लाने लगते हैं और लकीली उनके हाई फ्रीक्वेंसी आवाज की वजह से फ्लोर टूट जाता है और कुरोनो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है और गिरने के बाद वो सीधा बाहर भागता है और बाहर जाने के बाद बहुत देर तक कोई एलियन बाहर नहीं आता है, इसीलिए कुरोनो को लगने लगता है कि सारे एलियन मर गए। तभी किसीमोटो हैंडसम लड़का और काटो वहाँ आते हैं और बोलते हैं, कुरोनो यहाँ हुआ क्या? कुरोनो बहुत ही जोश में बोलता है, सब खत्म हो गया, मैंने सबको मार डाला। काटो बोलता है, अगर तुमने सबको मार डाला तो फिर ये काउंटडाउन क्यों नहीं रुका? पर काटो के बोलते ही वो एलियन उस बाइकर को लेकर उनके सर के ऊपर से उड़ता है और उस बड़े एलियन को देखकर काटो बोलता है, ये कुरोनो वो बड़ा क्रिएचर क्या है? कुरोनो बोलता है, वही तो फाइनल बॉस है, पर वो जिंदा कैसे है? पर तभी वो एलियन उस बाइकर के सर को उसके बॉडी से अलग करके नीचे फेंक देता है और नीचे फेंकने के बाद वो एलियन सीधा आकर कुरोनो के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखकर काटो बोलता है, कुरोनो वो एलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है, वहाँ से भागो। कुरोनो चिल्लाकर बोलता है, मैं नहीं भागने वाला हूँ, तुम्हें लगता है मैं भागूंगा? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं इसे मारे बिना चैन नहीं लूंगा। ये बोलकर कुरोनो उस एलियन को सूर कर देता है और वो एलियन डॉज करके अपने पंजों की मदद से कुरोनो को उठा लेता है और कुरोनो को उठाने के बाद वो आसमान में उड़ जाता है और आसमान में उड़ने के बाद वो कुरोनो के शरीर को बीच से फाड़ने की कोशिश करने लगता है और तभी कुरोनो उसके मुंह में लगे पाइप को जोर से खींचने लगता है, जिसके वजह से उस एलियन का कंट्रोल खोने लगता है और वो एलियन अपने पंजों से कुरोनो को छोड़ देता है, जिसके वजह से कुरोनो नीचे गिरने लगता है और वो नीचे गिरते गिरते बहुत बार उस एलियन को सूट करता है और लकीली एक बार उसका निशाना उस एलियन के सर पे लग जाता है और उस एलियन का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद कुरोनो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिसके वजह से उसे बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ जाती है। पर क्योंकि उसने एलियन को हरा दिया था, इसीलिए वो सभी एक एक करके रूम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं और रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद कुरोनो बिल्कुल सही हो जाता है, जिसके बाद गैंज उन सबको उनका स्कोर दिखाता है। सबसे पहले वो डॉग का स्कोर दिखाता है तो डॉग का स्कोर 0 होता है, जिसके बाद गैंज मिस मेलन का स्कोर दिखाता है और क्योंकि मिस मेलन ने 2 एलियन को मारा था इसीलिए उसका स्कोर 10 पॉइंट्स होता है। जिसके बाद गैंज काटो का स्कोर दिखाता है तो काटो को एक एलियन को मारने के लिए 5 पॉइंट्स मिले होते हैं। तभी गैंज उस मिस्टीरियस लड़की का स्कोर दिखाता है और उस लड़की का स्कोर 0 होता है और उस लड़की की फोटो देखकर वो सभी लोग बोलते हैं, ए ये सडाको कौन है? कुरोनो बोलता है, ये वही लड़की है जो दीवार के पीछे छुप रही है। तभी गैंज उस हैंडसम लड़के का स्कोर दिखाता है और क्योंकि उस हैंडसम लड़के ने 2 एलियंस को मारा होता है इसीलिए उसका स्कोर भी 10 होता है। जिसके बाद गैंज बाइकर का स्कोर दिखाता है और बाइकर का स्कोर 0 होता है और बाइकर के स्कोर के बाद गैंज कुरोनो का स्कोर दिखाता है और कुरोनो का स्कोर 38 होता है और स्कोर देखने के बाद वो सभी कमरे से बाहर जाकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी किसीमोटो काटो से पूछती है, ए काटो क्या तुम अकेले रहती हो? काटो बोलता है, नहीं मैं अपने भाई के साथ आन के घर में रहता हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? किसीमोटो बोलती है, नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछा था। जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। किसीमोटो न्यूज देख रही होती है और न्यूज में अभी भी वही बात चल रही होती है कि 2 हाई स्कूल स्टूडेंट एक नशेड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आ गए, पर हमें उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली, सिर्फ मिला है तो ये टूटा हुआ छाता और एडल्ट मैगजीन। और इस न्यूज को देखकर किसीमोटो बोलती है, ये एडल्ट मैगजीन पक्का तुम्हारी होगी क्योंकि काटो तो ऐसी चीज नहीं रखता है। कुरोनो बोलता है, अच्छा तुम्हें कैसे पता? किसीमोटो बोलती है, सीधी सी बात है, काटो अपने भाई के साथ अपनी आंट के घर में रहता है, वो चाह के भी ऐसी चीज नहीं रख सकता है और वैसे भी उसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि वो इन सब के बारे में सोच भी नहीं पाता होगा। उस बेचारे को अकेले ही अपने भाई का ख्याल रखना पड़ता होगा, वो सच में बहुत ज्यादा केयरिंग है। कुरोनो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत है। किसीमोटो बोलती है, ए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर वो नहीं होता तो हम सब जिंदा नहीं होते। कुरोनो बोलता है, क्या कहा? अगर वो नहीं होता तो हम सब जिंदा नहीं होते? उसने किया ही क्या है? वो तो मैं था जिसने दोनों बार एलियन बॉस को मारा। तुम्हारा काटो तो गन भी नहीं चला पा रहा था, उसके केयरिंग होने का क्या मतलब जब वो सर्वाइव ही न कर पाए? ये सुनकर किसीमोटो बोलती है, आज तुम सही बोल रहे हो। वहीं दूसरी ओर काटो अपने आंट के घर में जाता है तो वो देखता है कि उसकी आंट उसके भाई को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है, इसीलिए वो गुस्से में जाकर अपनी आंट को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी आंट अलमारी में जाके टकरा जाती है और टकराने के बाद आंट बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काटो बोलता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे भाई को मत मारिए, अगर आप उसे दोबारा मारेंगी तो मैं दोबारा आपके साथ ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर उसकी आंट बोलती है, अगर ऐसा है तो निकल जाओ मेरे घर से। काटो बोलता है, ठीक है हम चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्लासरूम में कुरोनो बैठा होता है, तभी
तभी वो अपने बगल में बैठी लड़की को किसीमोटो इमेजिन करने लगता है और उसके इमेजिनेशन में किसीमोटो बिना कपड़ों के उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है। और ये सब इमेजिन करने के बाद कुरोनो हार्ड हो जाता है और उसे हार्ड होता हुआ देखकर उसके क्लासमेट दोबारा से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद हमें बाइकर एक आदमी के साथ दिखाया जाता है और वो बाइकर उस आदमी को ग्रैंड वाली गन देकर बोलता है इसे ले लो और मेरा पूरा कर्जा माफ कर दूं। वो आदमी बोलता है क्या है ये बकवास चीज और तुम चाहते हो कि मैं इसे लेकर तुम्हारा कर्जा माफ कर दूं? तुम्हारे पास पैसे हैं तो चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो तुम समझ जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बाइकर बोलता है मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम तो मरने वाले हो, तो पैसे लेके क्या करोगे? ये बोलकर बाइकर उस आदमी को गन से शूट कर देता है जिसकी वजह से उस आदमी का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। जिसके बाद बाइकर उस आदमी के डेड बॉडी को टुकड़ों में करके नदी में फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर काटो अपने भाई को एक उधार के लिए रूम में लेके जाता है और बोलता है देखो अब से ये है हमारा घर, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके इस घर का रेंट भर दिया है, अब हम यहाँ रह सकते हैं। और ये देखकर काटो का भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब मुझे आंट की मार नहीं सहनी पड़ेगी। ये सुनकर काटो अपने भाई को गले लगा लेता है और बोलता है हाँ तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो। जिसके बाद हमें बाइकर और उसकी वाइफ दिखाई जाती है। तभी बाइकर बोलता है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अगले महीने से कमाना शुरू कर दूंगा। हे तुम चुप क्यों बैठी हो और तुम कर क्या रही हो? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकलता है, तो फिर क्यों तुम बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगा कर बैठी हो? उसकी वाइफ बोलती है तो फिर और मैं करूँ क्या? मेरा मतलबी पति अपने लिए सिगरेट खरीद सकता है पर अपने बेबी के लिए मिल्क नहीं खरीद सकता, और वो खरीदेगा भी कैसे? उसके पास तो पैसे ही नहीं है क्योंकि उसने तो नौकरी छोड़ दी है। बाइकर बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो? उसकी वाइफ बोलती है दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम और तुम्हारे दोस्त कई दिनों से काम पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे आदमियों को काम पे रख लिया है। सच सच बताना तुम कल पूरी रात क्या कर रहे थे? मैंने पता नहीं कितनी बार तुम्हें फोन किया पर तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, और यहाँ तक कि तुम्हारे किसी दोस्त ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। आखिर में तुम सब कल पूरी रात कर क्या रहे थे? बाइकर बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो भी तुम नहीं समझोगी। वाइफ बोलती है हाँ बताओगे भी कैसे? पूरी रात लड़कीबाजी जो कर रहे थे। बाइकर बोलता है कुछ भी मत बोलो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वाइफ बोलती है तो फिर मुझे प्रूफ करो कि तुम कल रात लड़कीबाजी नहीं कर रहे थे, जेब में फुटी कौड़े नहीं है और चले है लड़कीबाजी करने। ये सुनकर बाइकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वाइफ पर गन तान देता है और उस गन को देखकर वाइफ बोलती है अच्छा तो तुम अब मुझे नकली गन से डराओगे ताकि मैं चुप हो जाऊँ? ना मर्द कहीं के। बाइकर बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाइफ बोलती है हाँ तो खड़े क्या हो, मारो, बिना पैसे की जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है, और वैसे भी अब तुम्हारे जैसे बाइकर को कौन ही नौकरी देगा। और अपनी बीवी के ताने सुनकर उस बाइकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सच में गन चलाने वाला होता है, पर तभी वो अपनी बेबी के बारे में सोचता है और सोचने के बाद वो बोलता है मैं ये क्या करने जा रहा था। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें किसीमोटो और कुरोनो दिखाए जाते हैं। तभी किसीमोटो बोलती है एक कुरोनो, आज जब मैं बुक स्टोर में बुक पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी जिसने स्टोर ओनर से लेविरेंट नाम की बुक ऑर्डर की है। मैंने हमेशा से एजुकेशनल बुक पढ़ी है इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह की बुक है। एक कुरोनो, क्या तुमने कभी वैसी बुक पढ़ी है? कुरोनो बोलता है मैं वैसी बुक नहीं पढ़ता हूँ। किसीमोटो बोलती है पता नहीं काटो क्या कर रहा होगा इस समय, वो बेचारा उसे अकेले ही सब संभालना पड़ता होगा। कुरोनो बोलता है काटो हमेशा सबको बचाने का दिखावा करता है, असलियत में वो किसी काम का नहीं है। किसीमोटो बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस दुनिया में सबका अलग अलग रोल है, जैसे तुम्हारा रोल था एलियन को मारना, बिल्कुल वैसे ही काटो का रोल था सबको प्रोटेक्ट करना। काटो एक ऐसा लड़का है जो सबकी लाइफ की वैल्यू करता है, वो बहुत ही काइंड, केयरिंग और स्ट्रांग है, उसके जैसा कोई नहीं। कुरोनो गुस्से में बोलता है ये क्या काटो 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 लगा रखा है, काटो ये काटो वो। मुझे पता है तुम उस दिन काटो से उसके घर के बारे में क्यों पूछ रही थी, ताकि तुम उसके साथ जाके रह सको, इसीलिए ना तुम मुझे बस इतने दिन से इस्तेमाल कर रही हो और कुछ नहीं। तुम मेरे घर में रहती हो, मेरा खाना खाती हो, पर हर समय काटो का गुन गाती रहती हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। और ये सुनकर किसीमोटो बहुत सैड हो जाती है और बोलती है तुम सही बोल रहे हो। और उसका सैड चेहरा देखकर कुरोनो मन में बोलता है वो सिर्फ मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया, अब मैं क्या करूँ? तभी किसीमोटो बोलती है मैं समझ सकती हूँ कुरोनो, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो और तुम काटो से बहुत ज्यादा अलग हो, और मैं क्या करूँ, मुझे काटो ज्यादा पसंद है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में ना रहूँ तो मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर सच में किसीमोटो कुरोनो के घर से चली जाती है और उसके जाने के बाद कुरोनो खुद पे गुस्सा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हमें बाइकर दिखाया जाता है जो उन सभी लोगों को लड़ने के लिए बुलाता है जिन्होंने उसे पहली बार मारा था, और बाइकर को देखकर वो सभी लोग बोलते हैं ये तो वही है ना जिसे हमने कल मारा था, ये जिंदा कैसे है? तभी बाइकर उन सब पे गैंड वाली गन तान देता है और उस गन को देखकर वो सभी लोग बोलते हैं ये हमें इस खिलौने से मारेगा, आखिर ये खिलौना है क्या? ये सुनकर वो बाइकर चिल्लाकर बोलता है गैंज मुझे बताओ जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। वहीं दूसरी और उसकी वाइफ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, पर तभी वो देखती है कि उसके ब्रेस्ट में से मिल्क निकल रहा है, जिसका मतलब अब उसका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगा है। इसीलिए वो खुशी से हैरान हो जाती है और बाइकर को फोन लगा के बोलती है तेत्सु मेरे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगे हैं, और तभी अचानक से उस बाइकर का सर ब्लास्ट हो
जाता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस बाइकर का सर क्यों ब्लास्ट हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सबको याद हो तो एपिसोड 5 या 6 के एंड में नीसी किसीमोटो, कुरोनो और काटो से बोलता है, ए तुम लोग गैंज के बारे में किसी को मत बताना और ना ही उसका नाम लेना, नहीं तो तुम्हारा सर ब्लास्ट कर जाएगा। और शायद बाइकर के साथ भी यही हुआ है। उसने इतने लोगों के सामने गैंज का नाम लिया जिसके वजह से उसका सर ब्लास्ट हो गया। किसीमोटो कुरोनो की बात का बुरा मान के उसके घर से चली जाती है और कुरोनो खुद पे गुस्सा करने लगता है। पर तभी थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब कुरोनो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर किसीमोटो खड़ी होती है। तभी किसीमोटो बोलती है, कुरोनो मुझे माफ कर दो, पर वो क्या है ना, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। कुरोनो बोलता है, अरे कोई बात नहीं। ये सुनकर किसीमोटो उसे जल्दी से गले लगा लेती है और किसीमोटो के गले लगाने की वजह से उन दोनों का मूड बन जाता है और वो दोनों गुचू गुचू करते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रात में जो भी कुछ हुआ था वो सब कुरोनो का सपना था। जिसके बाद हमें किसीमोटो एक रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है जहाँ वो मजबूरी में दूसरों का छूटा हुआ खाना खा रही होती है। और वहीं दूसरी ओर कुरोनो हर समय यही सोच रहा होता है कि उसे किसीमोटो से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब वो जाके दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर वही प्लेटफॉर्म वाली बूढ़ी औरत होती है जो कुरोनो से बोलती है, बेटा मैंने हिनोडेडाई जाने वाले प्लेटफॉर्म को ढूंढ लिया है। तुम्ही ने मुझसे बोला था ना मुझे खुद उस प्लेटफॉर्म को ढूंढना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं उसे ढूंढ पाई, तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर इन सब का मतलब क्या था, क्या मैं दोबारा से रूम में टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। तभी कुरोनो को सेंसेशन फील होता है और सेंसेशन फील करने के बाद वो बोलता है समय आ गया। ये बोलकर वो जल्दी से अपना सूट पहनने लगता है और सूट पहनते पहनते वो मन में बोलता है, आखिरकार मैं किसीमोटो से मिल पाऊंगा, नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसने मेरे जगह काटो को चुना है। मैं तो रूम में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना गुस्सा उतार सकूं। और कुरोनो की ये बोलते ही वो रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होने के बाद वो बोलता है, ये क्या, ये लोग कौन है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। तभी एक प्रीस्ट टाइप का आदमी बोलता है, ए तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें सब बता सकता हूँ। तभी एक रैपर टाइप का आदमी बोलता है, तो हमें बताओ हम कहाँ है। वो प्रीस्ट बोलता है, अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे समझाऊं तो ये एक ट्रायल रूम है जहाँ से डिसाइड होगा कि तुम हेवन में जाओगे या हेल में। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा तुम कहना ये चाहते हो हम सब मर चुके हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम मर चुके हैं। वो प्रीस्ट बोलता है, तुम्हें तुम्हारे डेथ को एक्सेप्ट करना होगा तभी तुम हेवन में जा पाओगे, अगर तुम अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम हेवन में नहीं जा पाओगे। और कुरोनो वहीं बैठा हुआ ये पूरा ड्रामा सुन रहा होता है और मन में बोलता है, मैंने इस प्रीस्ट को टीवी में देखा है, इसे लग रहा है ये इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। तभी वो देखता है कि वही रूम में वो बुक स्टोर वाली लड़की भी होती है। तभी वहाँ काटो भी टेलीपोर्ट होता है और काटो को देखकर वो प्रीस्ट बोलता है, बेटा तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये सुनकर काटो कुरोनो से बोलता है, कुरोनो यहाँ चल क्या रहा है और ये आदमी क्या बात कर रहा है। कुरोनो बहुत ही रूड वे में बोलता है, मुझे नहीं पता। और ये बोलकर वो मन में बोलता है, काटो तूने किसीमोटो को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ हैंडसम लड़का और वो मिस्टीरियस लड़की भी टेलीपोर्ट होते हैं और उन दोनों के टेलीपोर्ट होने के बाद किसीमोटो भी वहाँ टेलीपोर्ट होती है और वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद वो कुरोनो को देखकर बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। तभी वो देखती है कि वही रूम में वो बुक स्टोर वाली लड़की सही भी होती है और उसे देखकर किसीमोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो डॉग अचानक से आके किसीमोटो के वहाँ चाटने लगता है जिसकी वजह से किसीमोटो मौन करने लगती है। पर तभी काटो उस डॉग को किसीमोटो के ऊपर से हटाता है और हटाने के बाद वो बोलता है, ये किसीमोटो क्या तुम कुरोनो के साथ रह रही हो। किसीमोटो बोलती है, हाँ मैं कुरोनो के साथ रह रही हूँ। ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, ये झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो प्रीस्ट बोलता है, ए हम सबको प्रे करना चाहिए, जो भी मेरे साथ प्रे करेगा वो हेवन में जाएगा और जो नहीं करेगा वो हेल में जाएगा। ये सुनकर सभी लोग प्रे करने लगते हैं। तभी कुरोनो बोलता है, हे बाइकर अभी तक यहाँ नहीं आया है, लगता है वो मर गया। और हाँ तुम सभी ध्यान से सुन लो, इस जगह का हेल और हेवन से कोई लेना देना नहीं है और हम में से कोई भी अभी मरा नहीं है, समझे। ये बोलकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और उसे देखकर काटो किसीमोटो से पूछता है, हे इसे क्या हुआ। किसीमोटो बोलती है, कुछ भी तो नहीं। तभी एक आदमी बोलता है, ये हमें बताओ यहाँ हो क्या रहा है। काटो बोलता है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ एलियंस को मारने के लिए और हाँ हम में से कोई भी मारा नहीं है। प्रीस्ट बोलता है, ये लड़के मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है इसीलिए तुम ये सब बकवास कर रहे हो, पर तुम सब इस लड़की की बात मत सुनो और मेरे साथ प्रे करो अगर तुम हेवन में जाना चाहते हो तो। और उसकी बात सुनकर सभी लोग प्रे करने लगते हैं और उन लोगों को प्रे करता हुआ देखकर काटो सोचने लगता है, मैं इन सबको कैसे समझाऊं। वहीं दूसरी ओर कुरोनो अकेले में जाकर किसीमोटो की वजह से रो रहा होता है। तभी सेई उसके पास जाती है और बोलती है, ए मुझे लगता है उस लड़की ने तुम्हें डम कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें दिलासा देने चली आई हूँ। कुरोनो बोलता है, मुझे दिलासा की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी ओर काटो बोलता है, तुम सब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं जो बोलता हूँ उसे सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब सच है। देखो अभी कुछ ही देर में इस बॉल से गाना बजेगा और फिर इसके ऊपर लिख के आएगा, तुम सबकी पिछली लाइफ खत्म हो गई है और तुम्हारे नए लाइफ के साथ क्या होगा उसका डिसाइड मैं करूंगा। और काटो के बोलते ही गैंज सच में वो सब करता है जो भी काटो ने बोला था और गैंज
को देखकर काटो बोलता है, देखो अंकल प्रीस्ट, आप मानो या न मानो मुझे इस जगह के बारे में आपसे ज्यादा पता है। वहीं दूसरी ओर कुरोनो सेई से बोलता है, हे तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? सेई बोलती है, बस ऐसे ही, अंदर मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, तभी मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा और मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं तुमसे बात करने चली आई। और सेई के बोलते ही कुरोनो से ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे देखकर सेई बोलती है, हे तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। कुरोनो सीधे सीधे बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ वो करना है। ये सुनकर सेई बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने क्या सोच के ये बोल दिया? तभी सेई ऑल ऑफ अ सडन बोलती है, वैसे तुम वो चीज अभी और यहाँ करना चाहते हो? ये सुनकर कुरोनो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ। और कुरोनो के बोलते ही वो दोनों गुचू गुचू करने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर रूम में गैंजी सबको एलियन का फोटो दिखाता है और उस एलियन की फोटो देखकर सब लोग बोलते हैं, ये लड़का जो भी बोल रहा है वही सब हो रहा है। तभी काटो बोलता है, ये तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि वो बॉल दोनों तरफ से खुलने वाला है। और काटो के बोलते ही गैंज दोनों तरफ से खुल जाता है और गैंज के खुलने के बाद काटो किसीमोटो से बोलता है, ये किसीमोटो तुम सबसे पहले जाके चेंज कर लो। ये सुनकर किसीमोटो चेंज करने बाहर जाती है तो वो सेई और कुरोनो को गुचू गुचू करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से वापस अंदर चली जाती है। और उसे देखकर सेई बोलती है, वो सीट तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें ये करते हुए देख लिया। कुरोनो बोलता है, छोड़ो यार, किसे फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो सेई के साथ दोबारा से गुचू गुचू करने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।